हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में मूशिन को दिखाते हैं जो कि कोलिशन लीडर के उस मेन हॉल के बाहर ही खड़ा होता है। उसी वक्त एक नौकर बाहर आता है और उसे कहता है, क्या तुम्हारा नाम मो जियोन है? क्या तुम ही जोंगचियोन ग्रुप के वाइस कमांडर हो? कोलिशन लीडर तुमसे मिलना चाहती है, वो तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। मूशिन मास्टर से मिलने के लिए अंदर चला जाता है। कोलिशन लीडर उसके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, हम लोग फाइनली मिल ही गए। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बहुत ही अच्छे हो। मैंने तुम्हारे बारे में ये भी सुना था कि तुमने हमारी जेल वालों पर अटैक किया था अपनी एक लड़की को बचाने के लिए, और साथ ही हिबी पैंग क्लैन में भी तुमने काफी ज्यादा तबाही मचाई है और वहाँ पर मास्टर जैंग को तुमने मारा है। और साथ ही तुम्हारी वजह से पूरे 15 दिन तक मेरी कोलिशन लीडर की पोजीशन भी बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि मैं कानू के ऊपर बैठा हुआ हूँ। तुमने तो मेरा जीना दोबर कर दिया था। तो वो मो जियोन तुम हो, जोंगचियोन ग्रुप के वाइस कमांडर। मूशिन उनके सामने खड़ा होता है। पता नहीं मूशिन की वो बेइज्जती कर रहे हैं या फिर तारीफ कर रहे हैं। मूशिन कोलिशन के लीडर को आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। कोलिशन लीडर उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर मूशिन आगे बढ़ता है और उनसे कहता है, कोलिशन के लीडर, मेरा नाम मो जियोन है, मैं आपको ग्रीट करता हूँ। कोलिशन लीडर मूशिन से कहते हैं, मैंने तुम्हारे कमांडर से तुम्हारी बहुत सारी तारीफें सुनी है। इन्होंने कहा है कि हिबी पैंग क्लैन को डिसॉल्व होने से बचाने में तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है। गुजू जैंग को भी तुम ही पकड़ कर लाए हो, इसलिए मुझे भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारी वजह से हमारा एक बड़ा क्लैन तबाह होने से बच गया है। मूशिन उनसे कहता है, क्या सब कुछ हल हो गया? वाकई में आपने हिबी पैंग क्लैन वालों को छोड़ दिया है? मास्टर डू वॉन उसे कहते हैं, हाँ, सारा मसला हल हो गया है और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मूशिन उनसे कहता है, मुझे तो ऐसा करना ही था क्योंकि मैं जोंगचियोन ग्रुप का वाइस कमांडर हूँ, और साथ ही मैंने ये सब कुछ अकेले नहीं किया बल्कि मेरे बाकी के ग्रुप के साथी भी मेरे साथ ही थे। मूशिन कहता है, मुझे लगता है कि इस सब में आपने भी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है क्योंकि आपने चियोन्सो डैन वालों को यहाँ पर हमसे पहले भेज दिया था। मुझे लगता है कि शायद आपको इस बारे में पहले से पता था। कोलिशन लीडर अपना सर झटकते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। मैंने चियोन्सो ग्रुप वालों को तुम लोगों से पहले वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा था। मेरे जैसे बुढ़े कोलिशन के लीडर को इस बारे में कैसे पता चल सकता है कि हिबी पैंग क्लैन में क्या चल रहा है? फिर साथ ही वो आगे से मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। मूशिन से कहते हैं, तो लगता है कि शायद तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो तुम मुझसे कह सकते हो, तुम्हें जरा भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। मूशिन कहता है, अगर आपको मुझसे और भी कुछ नहीं कहना तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? ये बात सुनते ही कोलिशन के लीडर और मास्टर डू वॉन दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर डू वॉन कहते हैं, ये तो हमारे कोलिशन के लीडर से किस तरह बात कर रहे हो? ये तो बहुत ज्यादा रूडनेस है। मूशिन उनसे कहता है, मेरे पास अभी भी एक जरूरी काम करने को बाकी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। वो फिर से कोलिशन लीडर से कहता है, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? कोलिशन लीडर उसे कहते हैं, ठीक है, तुम जा सकते हो। मूशिन वहाँ से चला जाता है। मास्टर डू वॉन कहते हैं, कोलिशन लीडर, प्लीज मुझे माफ कर दें। अब अपने वाइस कमांडर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसको मैनर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे लगता है कि जब ये अपने किसी मकसद के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है तब ये किसी किस्म की फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं करता, सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है। कोलिशन लीडर उसे कहते हैं, मास्टर डू वॉन, लगता है कि तुम सारी सिचुएशन को समझ नहीं रहे। मुझे लगता है कि तुम्हारे वाइस कमांडर को पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वो बहुत ही स्विफ्टली एक्ट करना चाहता है। तुम्हें इस बारे में अभी तक पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। मास्टर डू वॉन भी उनकी बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मूशिन कोलिशन के लीडर से मिलने के बाद वापस आ रहा होता है और रास्ते में हमें अपना एक बैकग्राउंड सीन दिखाता है जहाँ पर रात को उसने उस गार्ड को पकड़ा था। वो उस गार्ड को पकड़ने के बाद इंटेरोगेट करने के लिए ले गया था। उसने उसे वहाँ पर बहुत ही जालिमाना तरीके से पीटा है। मूशिन ने तो उस बेचारे की बहुत ही बुरी हालत कर रखी है। उसकी गर्दन में नीडल्स डाल रखी है जबकि उसकी पूरी बॉडी पर तलवारें दसाई हुई है। मूशिन सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आता है तो नीचे ली बियोम और जैंगजू खड़े होते हैं। वो उन दोनों से कहता है, हम लोग बैगर सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, चलो जल्दी करो। नेक्स्ट सीन बैगर सेक्टर का दिखाया जाता है। बैगर सेक्टर में जिंदगी रवा दवा है। उसी वक्त भिखारियों के लीडर की तरफ दिखाते हैं जो कि अपने रूम में बैठे होते हैं। उनके सामने शराब का प्याला पड़ा होता है। वो अपने प्याले को उठाते हैं और उसे गटक जाते हैं और फिर प्याले को वहीं पर रखते हैं और थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। उसके बाद गेट का सीन दिखाया जाता है। गेट पर दो भिखारी बैठे होते हैं और वो दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त उन्हें जलने की स्मेल आती है। वो कहते हैं, ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? एक वाला दूसरे से कहता है, क्या तुम्हें ये जलने की स्मेल नहीं आ रही? वो उसे कहता, हाँ, मुझे भी कुछ चीज जलने की बू आ रही है। और साथ ही बाकी के सारे सेक्टर्स का भी सीन दिखाया जाता है। वो सारे लोग उस तरफ देख रहे होते हैं, बैगर्स के सेक्टर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर आग की लपटें निकल रही होती हैं। भिखारियों के लीडर के रूम में आग लगी होती है और उनके पूरे का पूरा घर जल जाता है। मूशिन और उसके दोनों साथी भी भागते हुए भिखारियों के सेक्टर की तरफ ही जा रहे होते हैं कि वो आग को देखकर वहीं पर रुक जाते हैं। फिर वो लोग जल्दी से भागते हुए बैगर सेक्टर की तरफ आते हैं। भिखारियों के सेक्टर के लोग पहले से आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमारे लीडर अभी भी रूम के अंदर है, लेकिन ये आग लगी कैसे? वो सारी आग को बुझाने में मसरूफ होते हैं, जबकि मूशिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसको पकड़ने ही वाला था। मास्टर डू वॉन भी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, क्या वाकई में भिखारियों का लीडर उस आग के अंदर है? वो कमरे में मर गया। जैंगजून उनसे कहता है, ये सिर्फ एक अंदाजा है, इन्हें लगता है कि वो रूम के अंदर था, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। मास्टर डू वॉन उसे
कहते हैं, लेकिन तुम सब ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने तो कहा था कि हम लोगों ने लाश को उसी रूम के अंदर से बरामद किया है। तो फिर जो जली हुई लाश तुम उस रूम के अंदर से निकाल कर लाए हो, फिर वो लाश किसकी है? वो भिखारियों के लीडर की नहीं तो? जैंग जुन उनसे कहता है, मास्टर हमें उस रूम के अंदर से जो लाश मिली है वो बहुत ज्यादा जली हुई है और उसकी पहचान नहीं की जा सकती। हमारे वाइस कमांडर ने कहा है कि हमें इस बारे में ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं पता कि जो वाकई में उसी की लाश है या फिर किसी और की है। ये उसका कोई प्लान भी हो सकता है वो यहाँ से भाग गया हो। मास्टर डुवोन उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जब मुशिन ने वुजू जैंग को कोलिशन की जेल में रखने का कहा था, उसी वक्त मास्टर डुवोन से मुशिन ये भी कहा था, मुझे लगता है कि हमारी कोलिशन में कोई ना कोई गद्दार है जो कि ब्लड कल्ट वालों को यहाँ से मैसेजेस भेजता है, उन्हें हमारी सारी खबरें देता है। तो ब्लड कल्ट वाले लोगों को पता था कि हम लोग वहाँ पर वुजू जैंग को पकड़ने के लिए जाने वाले हैं। मास्टर डुवोन से कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम वुजू जैंग को इस्तेमाल करने वाले हो चारे के तौर पर उस बंदे को पकड़ने के लिए जो यहाँ पर गद्दार है? मुशिन कहता है, उन लोगों ने अपने प्लान को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। अपने प्लान को फेल होता हुआ देखकर वो लोग कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाएंगे और गुजू जैंग को मारने के लिए आएंगे, इसलिए हमें उन्हें एक मौका तो देना चाहिए। वो गुजू जैंग को मारने के लिए आएंगे तब मैं वहाँ पर रहूंगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी उसे मारने के लिए आएगा मैं उसको पकड़ लूंगा। आपको बस अपनी कल की एल्डर्स की मीटिंग के लिए तैयार रहना है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। मास्टर डुवोन कहते हैं, कहीं उसके कहने का ये मतलब तो नहीं था भिखारियों का लीडर ही ब्लड कल्ट वालों के साथ मिला हुआ था और वही जहाँ से न्यूज उन तक पहुँचाता था। नेक्स्ट सीन जोंगचियोन ग्रुप के बाहर का दिखाया जाता है। भिखारियों के बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा होते हैं और वो उनसे कह रहे होते हैं कि हमारे लीडर की लाश वापस चाहिए, हम उसे प्रॉपरली जाकर दिखलाना चाहते हैं क्योंकि हमारे लीडर हमारे साथ बहुत ज्यादा अच्छे थे। और सारे भिखारी बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं और कहते हैं जल्दी से उनकी लाश हमारे हवाले करो। जैंग जुन उन सबसे कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा ना कि हम लोग उसकी लाश तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन फिलहाल हमें कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, उसके बाद तुम्हें वापस कर दी जाएगी, तुम उसे जाकर दफना सकते हो। लेकिन वो तो जैसे उनकी एक भी बात नहीं सुन रहे। वो उनसे कहते हैं, हमें तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, हमारे लीडर बहुत ज्यादा अच्छे थे, हमें बस उनकी बॉडी चाहिए, चलो जल्दी से उनकी बॉडी हमें दे दो। नेक्स्ट सीन रूम के अंदर का दिखाया जाता है। रूम के अंदर लीडर की बॉडी पड़ी होती है, पता नहीं ये लीडर की बॉडी है या नहीं, तो वो बहुत ज्यादा जली हुई है। मास्टर डुवोन वहीं पर मुशिन के साथ ही खड़े होते हैं। वो मुशिन से कहते हैं, मुझे लगता है कि जिस बंदे की तुम बात कर रहे थे जो यहाँ पर हमारी कोलिशन में गद्दार है, क्या तुम इसी की बात कर रहे थे? मुशिन कहता है, रात के वक्त गुदू जैंग के ऊपर अटैक करने के लिए एक बंदा आया था, वो हमारा एक गार्ड है, उसने पॉइजन नीडल के साथ गुदू जैंग को मारने की कोशिश की। मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया और उसने खुद बताया कि भिखारियों के लीडर ने सब कुछ किया है, वही जहाँ पर ब्लड कल्ट वालों के साथ मिला हुआ है, मुझे भी उसी ने भेजा है। मास्टर डुवोन कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि वो जिस गार्ड को तुमने पकड़ा है वो गार्ड हमें धोखा दे रहा हो, हमसे झूठ बोल रहा हो? मुशिन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, इस हालत में मैंने उससे इन्वेस्टिगेशन की है, वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। मास्टर डुवोन कहते हैं, तो फिर अब क्या किया जा सकता है? अब हम लोग इसका क्या करें? उसी वक्त हाउन अंदर आती है और वो उनसे कहती है, मास्टर बैगर सेक्टर के वाइस कमांडर आपसे मिलना चाहते हैं, वो यहाँ पर इस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए आए हैं। मास्टर डुवोन से कहते हैं, ठीक है उसे अंदर भेज दो। भिखारी जैंग को अंदर भेजा जाता है। अब भिखारी जैंग उस बॉडी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको चेक करने के बाद कहता है, हाँ ये हमारे लीडर की ही बॉडी है। भिखारी जैंग उन सबसे कहता है, इसने अपनी सारी जिंदगी हमारे बैगर सेक्टर के नाम कर दी, इसने बैगर सेक्टर के लिए बहुत कुछ किया है, हालांकि इसने जो कुछ भी किया है बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन फिर भी इसने हमारे लिए जितना कुछ भी किया है वो बहुत ज्यादा खास है। आप अगर इसको सजा देना चाहते तो वो आप दे सकते थे, लेकिन अब तो ये मर चुका है। इसने हमारे लिए जितना कुछ भी अच्छा किया है उसके बदले में मैं चाहता हूँ कि आप इस बॉडी को हमारे बैगर सेक्टर के हवाले कर दें ताकि हम लोग इसकी बॉडी को रिवाज के मुताबिक दफना सके। मास्टर डुवोन कहते हैं, मैं वैसे भी यही सोच रहा था, ठीक है तुम लोग इसे ले जा सकते हो। भिखारी जैंग कहता है, मैं अपनी ब्रांच वालों को भी बता दूंगा कि इस मसले में जितना हो सके वो आप लोगों की हेल्प करें। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, सारे के सारे भिखारी अपने साथ एक कार्ट लेकर आए होते हैं और वो उस लाश को उसके ऊपर डालते हैं और रोते हुए अपने लीडर की लाश को लेकर अपने सेक्टर की तरफ वापस चले जाते हैं। मास्टर डुवोन मुशिन से कहते हैं, अब हमें इस बारे में बहुत ही सीरियसली सोचना होगा। पहले वो लोग हीबी पेंग क्लैन में आए, फिर उसके बाद सेंट्रल एजेंसी, उसके बाद अब हमारी कोलिशन में बैगर सेक्टर तक पहुंच गए हैं। पता नहीं उनके लोग कहां तक फैले हुए हैं। मास्टर डुवोन कहते हैं, हमने तो सिर्फ एक प्यादे को पकड़ा है, पता नहीं जहाँ पर कोलिशन में कितनी ज्यादा फैमिलीज होंगी और कितनी ज्यादा फैक्शंस होंगी जिनके अंदर ब्लड कल्ट वाले पहले से घुस चुके हैं। मास्टर डुवोन के वहाँ से चले जाने के बाद भिखारी जैंग मुशिन से कहता है, हमने जो कुछ भी सोचा था वो सब कुछ सच साबित हुआ। तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है अपनी बात को सच होता हुआ देखकर? लेकिन मुझे इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुशिन उसे कहता है, तुम्हें इस सारी बात का तो खुद से पता होगा क्योंकि तुमने खुद ही लाश को आइडेंटिफाई किया है। भिखारी जैंग उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि भिखारियों के लीडर ने यानी हमारे लीडर ने खुदकुशी की है? मुशिन कहता है, उसकी बॉडी के ऊपर जलने के अलावा और भी कोई निशान नहीं था, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर किसी ने अटैक किया होगा और जानबूझकर वहाँ पर आग लगाई होगी ताकि वो सबूतों को मिटा सके, इसलिए मैं हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार हूँ। हो सकता है कि कल्ट वालों ने वहाँ पर घुसकर उसको मार डाला हो या फिर उसने जानबूझकर खुदकुशी की हो कि वो इस सारी शर्मिंदगी से बचना चाहता हो। भिखारी जैंग उसे कहता है, मैं इस बात
बात को मानने को तैयार नहीं कि उसने खुदकुशी की है, ये एक कत्ल है। मोशन भी उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है। कहता है तुम्हें इस बारे में इतना पक्का कैसे है? भिखारी जैंग उससे कहता है कल रात मैं अपने लीडर से मिला था, हम दोनों बैठकर पी रहे थे। रात को उसने मुझे वो सारी बातें बता दी जो कि उसने मुझे बतानी थी। उसने मुझे कहा कि कल सुबह मैं खुद ब खुद योंगचियन ग्रुप में चला जाऊंगा और अपने आप को उनके हवाले कर दूंगा। भिखारी जैंग कहता है हो सकता है कि रात को उसने मुझसे झूठ बोला हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि एल्डर्स की मीटिंग के फौरन बाद उसके घर को आग लग जाती है और वो भी साथ ही अंदर जलकर मर जाता है? ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? हमारे लीडर के पास ऐसी कोई रीजन नहीं थी लीडर्स की मीटिंग खत्म होने तक रुकने की। अगर उसे खुदकुशी करनी होती तो वो रात को ही कर लेता। पूरे के पूरे घर को साथ जलाने की क्या जरूरत थी? उनके घर को आग उस वक्त लगाई गई जब सभी लोग जाग रहे थे, लेकिन सभी को दिखाई दे कि उनके घर को आग लगी हुई है। मास्टर ने जानबूझकर खुदकुशी कर ली है अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो गद्दार थे, सभी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। उस आग को लगाने का मकसद यही है कि जिसने भी आग लगाई है वो चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर दिया जाए, सारे का सारा इल्जाम लीडर के सर पे आ जाए और ये बात यहीं पर खत्म हो जाए। साथ ही भिखारी जैंग रोना शुरू कर देता है, जबकि मोशन उसकी बात सुनने के बाद उसे कोई भी जवाब नहीं देता। और यहीं पर हमारी एपिसोड 46 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड 47 की शुरुआत में कोलिशन के लीडर मास्टर डू वॉन का सीन दिखाया जाता है। कोलिशन के लीडर मास्टर डू वॉन से कहते हैं क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि भिखारियों के लीडर वही गद्दार थे? साथ ही कोलिशन के लीडर मास्टर डू वॉन से कहते हैं अब बताओ कि आगे हमें क्या करना है? मास्टर डू वॉन कहते हैं वैसे तो मैंने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया, नहीं चाहता कि कोलिशन में किसी को इस बारे में पता चले, क्योंकि भिखारियों के लीडर की सभी लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। मैंने सभी को यही बताया है कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन मैंने सीक्रेटली अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी कर दिया है और अपने कुछ लोगों को भी इस काम पर लगा दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक आत्महत्या नहीं बल्कि ये एक मर्डर है। कोलिशन लीडर भी उसकी बात सुनकर हैरान होते हैं और कहते हैं तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे कोलिशन के अंदर ही रहते हुए किसी ने हमारे भिखारियों के लीडर को मार डाला। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? मास्टर डू वॉन कहते हैं जी ऐसा हो सकता है। अगर भिखारियों के लीडर ब्लड कल्ट वालों के लिए काम कर सकते हैं तो कोई भी यहाँ पर गद्दार हो सकता है। नेक्स्ट सीन भिखारियों के लीडर के मेमोरियल का दिखाया जाता है, जहाँ पर अगरबत्ती जलाकर भिखारी जैंग खड़ा होता है। वून कहता है भिखारियों के पूरे सेक्टर में ब्रदर जैंग सिर्फ लीडर की बहुत ज्यादा इज्जत करता था, क्योंकि वो उसे समझता था कि वो बहुत ही नेक इंसान है। इसी वजह से तो मुझे उसके बारे में जब पता चला कि वो इस तरह का गद्दार है तो मैं ब्रदर जैंग को ये सब कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि ये उस बात से काफी ज्यादा अफसुर्दा हो जाएगा। लेकिन अब जबकि उनके लीडर ने खुदकुशी कर ली है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन मुझे लगता है कि जैंग इस बात से जरा भी मुतमिन नहीं है। मोशन उसे कहता है वो नहीं हो, जैंग ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। उसे लगता है कि उसका मर्डर हुआ है और ये बात बिल्कुल सच है, उसका मर्डर हुआ है। मुझे लगता है कि हमारी कोलिशन में कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो ब्लड कल्ट वालों के साथ मिला हुआ है और उनके सारे काम कर रहा है। फिर मोशन और वून बाहर आ जाते हैं, वो गली में चलते हुए जा रहे होते हैं। मोशन उसे कहता है मुझे लगता है कि हमारी किसी फैक्शन या फिर कोई एल्डर भी इस तरह का गद्दार हो सकता है, या फिर हमारे पैलेस से भी कोई हो सकता है। वून उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? पैलेस से कौन हो सकता है? मोशन कहता है हो सकता है कि हमारी कोलिशन का लीडर भी एक गद्दार हो और ब्लड कल्ट के लिए काम करते हो। उसी वक्त उनके पास से दो गार्ड्स गुजरते हुए जा रहे होते हैं। वो दोनों भी उनकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लोग हमारे कोलिशन के लीडर के ऊपर भी शक कर रहे हैं। वो उन दोनों गार्ड की तरफ देखता है और मोशन से कहता है अगर तुम्हें इस तरह का कोई मजाक करना भी है तो कम से कम जगह तो देखकर बोलो, भी बहुत बड़ा मसला हो जाता। तुम हमारे कोलिशन के लीडर के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर तुम मो जियोन हो, योंगचियन ग्रुप के एक वाइस कमांडर, ना कि तुम मुशिन हो। मुशिन उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है। नेक्स्ट सीन हान सुजिन के प्राइवेट रूम का दिखाया जाता है। हान सुजिन अपने रूम में नहीं होती, वो अपनी पट्टियां शट्टियां उतार कर अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में चली जाती है, जहाँ पर वो जाकर ट्रेनिंग कर रही है, क्योंकि उस लड़की को तो बिल्कुल भी आराम नहीं है। वो अपनी तलवार के साथ बड़े ही अच्छे से ट्रेनिंग कर रही होती है, पता नहीं उसे क्या होता है, और ऊपर की तरफ जंप करते हुए सामने की तरफ अटैक करती है, यानी स्लैश लगाने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसके पेट के ऊपर जख्म है इसलिए वो वहीं पर गिर जाती है। हान सुजिन अपने पेट पे हाथ रख के वहीं पर बैठ जाती है और लंबे लंबे सांस ले रही होती है, जबकि उसी वक्त वहाँ पर मोशिन आता है। मोशिन उसे कहता है तुम्हें इस वक्त रेस्ट करनी चाहिए, ना कि यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा भी था कि जाकर रेस्ट करो, लगता है कि तुम मेरी बात को नजरअंदाज कर रही हो। हान सुजिन उसे कहती है तुम्हें मेरे बसले में पड़ने की जरूरत नहीं है, जाओ और जाकर अपना काम करो। मुझे मेरी बॉडी के बारे में पता है, मुझे कब रेस्ट करनी है और कब ट्रेनिंग करनी है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखा करो। जैसे ही हान सुजिन उसके पास से गुजरने लगती है, मोशन उसके जख्म के ऊपर अपना हाथ मारता है, जिससे उसका जख्म दर्द करना शुरू हो जाता है। हान सुजिन अपने जख्म पे हाथ रख के वहीं पर खड़ी हो जाती है। मोशन उसे कहता है अगर तुम नहीं चाहती कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ इस तरह का कुछ करूँ तो जाओ और जाकर आराम करो, जितना तुम्हें कहा जाता है बस उतना ही किया करो। मोशन उसे कहता है सिर्फ ट्रेनिंग करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने का
क्या फायदा होगा कि जब फाइट करने की बारी आएगी तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ नहीं देगी, इसलिए चुपचाप जाके रेस्ट करो। मोशिन उसे इतना कह के वापस मुड़ पड़ता है। मोशिन अभी जा ही रहा होता है कि हानसुजिन वहाँ से एक छोटा पत्थर उठाती है और उसके सर में दे मारती है। मोशिन जैसे पीछे की तरफ देखता है तो हानसुजिन अपने रास्ते पर चल रही होती है, जैसे कि वो मोशिन को ये दिखा रही है कि उसने वो पत्थर नहीं मारा। मोशिन भी उसकी इस हरकत की वजह से गुस्सा नहीं होता बल्कि हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा पागल है। नेक्स्ट सीन ब्लड कल्ट वालों का दिखाया जाता है उसी माउंटेन के ऊपर जहाँ पर उनके लीडर बैठे हुए हैं। लीडर अपनी सीट के ऊपर बैठी होती है जबकि दूसरा एल्डर उनके पास आता है, उन्हें सारी बात बताता है। वो एल्डर लीडर से कहता है बीबी पैंग क्लैन को रिजॉल्व करने का हमारा मिशन फेल हो चुका है और हमारे इस प्लान के फेल होने की मेन वजह एजेंसी लीडर का किडनैप होना है जो कि जोंगचियन ग्रुप वालों ने किया है। ये जोंगचियन ग्रुप वाले हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनते जा रहे हैं। एल्डर अपने लीडर से कहते हैं हमने गुजू चैंग के जितने भी रिश्तेदार थे उन सभी को मार डाला है, कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ा और साथ ही मैंने गुजू चैंग को भी मारने के ऑर्डर्स दिए हैं और उनसे कहा है कि पीछे कोई भी सबूत मत छोड़ना। लीडर यहाँ पर पहली बार बोलते हैं और उसे कहते हैं मोजियोन, क्या ये सब कुछ उसी लड़के मोजियोन ने किया है जिसने मास्टर जैंग को मारा था? एल्डर उनसे कहते हैं जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये वही लड़का है। एल्डर अपने लीडर से कहते हैं मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग और ज्यादा छुपे रह सकते हैं, हमें मैदान में आना ही पड़ेगा और इन सभी का सामना करना पड़ेगा। लीडर उसकी बात सुनने के बाद आगे से कोई भी जवाब नहीं देते। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन में मुशिन का एक और नया मिशन स्टार्ट हो चुका है। मुशिन एक दूसरे स्टेट में जाता है, वहाँ पर बाजार में काफी ज्यादा चहल पहल होती है, बाजार में काफी रश होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने लिए कुछ चीजें खरीद रहे होते हैं। जबकि मुशिन भी सर पे टोपी पहनकर और एक चोगा पहनकर वहाँ पर चला जाता है। वहीं पर साइड पर दिखाते हैं एक ग्राउंड में काफी सारे लोग जमा होते हैं, वो सारे लोग फाइट देख रहे होते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों को हायर करने के लिए उनके साथ फाइट कर रही होती है ताकि वो उनको देख सके कि उनके अंदर कितनी एबिलिटीज हैं और क्या वो वॉरियर्स वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं। उस लड़की के पास एक स्पीयर होता है, वो अपने स्पीयर से सामने वाले बंदे पर अटैक करती है जिसके पास एक तलवार होती है। सामने वाला बंदा काफी ज्यादा हटा कट्टा होता है लेकिन वो उस लड़की से हार जाता है और उस बंदे के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। सारे लोग एक दूसरे से कह रहे होते हैं जरा बचना, ये तलवार यहीं पर गिरने वाली है, लेकिन वो तलवार उड़ती हुई जाकर मोशन के पैरों में गिरती है। मोशन भी उनकी तरफ देखकर हैरान हो जाता है। वो लड़की उन सब से कहती है इतना काफी नहीं है, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर चाहिए, तुम सब लोग तो बिल्कुल बेकार हो। वो लड़की उन सब से कहती है अगर तुम सब लोग मुझे नहीं हरा सकते तो फिर तुम लोग सोसो रियान के साथियों को कैसे हराओगे? वो लड़की उन सब से कहती है क्या तुम में से कोई और ट्राई करना चाहेगा? में से जो भी अच्छा वॉरियर होगा मैं उसे बहुत ही अच्छी कीमत दूंगी, जो भी मेरा साथ देगा सोसो रियान के साथियों को हराने में। मोशन आगे बढ़ता और कहता है मैं कोशिश कर सकता हूँ। वो सारे लोग देखकर कह रहे होते हैं लगता है कि एक और लड़का यहाँ पर पिटने के लिए आ गया है, ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ कह रहे होते हैं पता नहीं, चलो देखते हैं ये कितने सेकंड इस लड़की के सामने टिक पाएगा। वो लड़की मोशन से कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अपने लिए एक वेपन को चूज करो। मोशन उसे कहता है नहीं, मुझे वेपन की जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से फाइट करता हूँ। वो लड़की कहती है लगता है कि तुम हाथों से ही फाइट करते हो, चलो फिर ठीक है, लेकिन क्या वाकई में तुम एक स्पीयर का मुकाबला कर पाओगे, वो भी सिर्फ अपने हाथों से? अंदर से वो सोच रही होती है लगता है कि ये एक बेवकूफ है कि अपने हाली हाथों से एक स्पीयर का मुकाबला करना चाहता है। जैसी फाइट स्टार्ट होती है वो लड़की बड़ी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जंप करती है और अपने स्पीयर के साथ मुशिन के ऊपर अटैक कर देती है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन मुशिन उसके अटैक से अपने आप को अवॉइड कर लेता है। ये देखकर तो वो लड़की भी काफी हैरान हो जाती है। वो वहीं से अपने स्पीयर को फिर से घुमाती है और उसकी मुंडी पर अटैक करती है, लेकिन मुशिन नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और वो बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे चला जाता है। वो लड़की जल्दी से पीछे की तरफ घूमती है और अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन मुशिन जंप करता हुआ काफी पीछे चला जाता है। वो उसे कहती है तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो, जबकि बाकी के सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं लगता है इस लड़के को सिर्फ डॉज करना आता है। वो उसे कहते हैं यार तुम भी इसके ऊपर अटैक करो, इतना मजा नहीं आ रहा। वो लड़की अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो डॉज करने में, चलो देखते हैं तुम इसको कैसे डॉज करते हो। वो अपनी पावर्स के साथ अपने स्पीयर को इम्ब्यूट करती है और बड़ी स्पीड के साथ मुशिन के ऊपर अटैक करती है। इस बार तो मुशिन भी उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाता, उसका स्पीयर सीधा उसकी टोपी में लगता है और उसकी टोपी में फट जाती है और मुशिन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। इस बात से वो लड़की काफी खुश होती है और मुशिन से कहती है लगता है कि तुम काफी ज्यादा चौंक गए हो, तुम्हें चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं वाकई में स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर से अपने स्पीयर को घुमाते हुए मुशिन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन मुशिन उसके अटैक को अवॉइड करता है और वो एक दो बार अपने स्पीयर को इसी तरह अपनी पावर्स के साथ इम्ब्यूट करके उसके ऊपर घुमाती है। पहली बार तो उसने उसकी टोपी को निशाना लगा लिया था, लेकिन अब उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रही। इस बार वो सीधा उसके मुंह की तरफ अटैक करती है, लेकिन मुशिन अपने हाथ से उसके स्पीयर की नोक को पकड़ लेता है। वो लड़की बहुत हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने सिर्फ अपने हाथों से मेरे स्पीयर को कैसे रोक लिया। मुशिन ने उसके स्पीयर की नोक को अपने एक हाथ से पकड़ा होता है और अपने दूसरे हाथ से उसके स्पीयर के ऊपर टैप करता है, जिसकी वजह से उसके स्पीयर के अंदर क्योंकि लचक होती है वो हिलना शुरू होता है और उस लड़की के हाथ से उसका स्पीयर छूट जाता है। मुशिन उस स्पीयर को नीचे गिराने की बजाय उस स्पीयर को अपने हाथ में
पकड़ लेता है और साथ ही उसे मोड़ते हुए उस लड़की के सामने कर देता है, यानी कि वो लड़की हार चुकी है। उस लड़की को लगता है कि शायद मुशिन अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक करने वाला है। वो पीछे की तरफ गिर जाती है। बाकी वे सारे देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और चिल्लाकर कह रहे होते हैं, ये वाला लड़का तो काफी अच्छा है, इसने उस लड़की का स्पीयर ही छीन लिया है, लगता है कि इसको पैसे मिलने वाले हैं। मुशिन उसके स्पीयर को उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है, तुम्हारा स्पीयर तो काफी ज्यादा अच्छा है, दोबारा इसे अपने हाथ से मत गिराना। वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तुम तो वाकई में बहुत ही अच्छे वॉरियर हो। मुशिन अपनी हैट को उठाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसको दोबारा पहन सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर तो सुराख हो गया है। वो लड़की भी उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैंने फाइनली उसको ढूंढ ही लिया, वॉरियर जो कि मेरा साथ दे सकता है 100 रियान को हराने में। मैं इसी तरह के एक मार्शल आर्टिस्ट को तो ढूंढ रही थी जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट एक बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुशिन और मास्टर डू वॉन कोलिशन के लीडर के पास बैठे होते हैं। कोलिशन के लीडर उन सभी से कहते हैं, 20 साल हो चुके हैं गॉड ऑफ वार को गायब हुए। गॉड ऑफ वार ने दोनों ही फैक्शन और कल्ट्स के दरमियान में एक अमन को कायम रखा था, जिसकी वजह से दोनों आपस में फाइट नहीं करते थे, कल्ट वाले और सेक्टर वाले। लेकिन उसके गायब होने के बाद से, जब से हमारी म्यूरिम कोलिशन ने इस जंग को जीता है, तब से अमन और शांति है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को इस तरह की शांति पसंद है, क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट तो बेकार हो जाता है अगर शांति हो। एक मार्शल आर्टिस्ट हमेशा ही अपनी पीक की तरफ जाता है, यानी कि उसे पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की तलाश होती है, ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा सके। ब्लड कल्ट वाले यही काम तो कर रहे हैं, वो इस तरह के मार्शल आर्टिस्ट को ढूंढते हैं। इन्हें अमन बिल्कुल भी पसंद नहीं और वो चाहते हैं कि हर वक्त जंग लगी रहे, उन्हीं को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मास्टर डू वॉन कहते हैं, यहीं पे हमारे जोंगचियन ग्रुप का काम आता है, हमारे जोंगचियन ग्रुप का मकसद बहुत ज्यादा क्लियर है। मास्टर डू वॉन कहते हैं, हमारी 5 बड़ी फैमिलीज और 9 यूनाइटेड सेक्टर्स के जितने भी लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि उन सभी के सभी को इन्वेस्टिगेट किया जाए, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हमारा ग्रुप ये काम करेगा। हमारी म्यूरिम कोलिशन में जितने भी इस तरह के इवल सेक्टर के लोग छुपे हुए हैं, उन सभी को ढूंढ कर निकाला जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। कोलिशन लीडर मास्टर डू वॉन से कहते हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं, हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? मुशिन उनसे कहता है, मैंने एक छोटे से सेक्टर के बारे में सुना है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, इसलिए मैं सबसे पहले वहाँ पर जाऊंगा। और उस छोटे सेक्टर का नाम ट्विन ड्रैगन सेक्टर होता है। यहाँ पर इस वक्त मुशिन खड़ा है और ये लड़की ट्विन ड्रैगन सेक्टर के पुराने चीफ की बेटी है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 47 का एंड करते हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मुशिन एक नए सेक्टर में गया है जिसका नाम ट्विन ड्रैगन सेक्टर है। तो वहीं पर वो एक लड़की के साथ कम्पीट करता है और उस लड़की को हरा देता है। असल में वो लड़की वहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट को ढूंढ रही है जो कि उसकी हेल्प कर सके 100 रियान को हराने में, जिसने उसके फादर को हरा कर खुद इस सेक्टर की लीडर बन गई है। वो लड़की मुशिन से कहती है, मेरा नाम ली रियोंग है, मैं यहाँ के पुराने सेक्टर लीडर की बेटी हूँ और जो कि इस सेक्टर की नई लीडर बनने वाली हूँ। वो लड़की हंसते हुए मुशिन से कहती है, मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा इंतजार किया है और तुम आ जा रहे हो। मैं तुम्हारी तरह के एक वॉरियर की तलाश में थी जो कि मेरा साथ दे सके इस सेक्टर के लीडर की पोजीशन को वापस हासिल करने में। मुशिन उसे अपने बारे में कुछ फेक बातें बताता है। वो उसे कहती है, तो तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, तो यहाँ वहाँ बस घूमते रहते हो और जहाँ तक हो सके लोगों की मदद करते हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। चलो भी ठीक है, तुम मेरे काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह भी दूंगी और साथ ही खाना भी मिलेगा। अगर तुम मेरे काम को पूरा करते हो तो तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। वो लड़की बातें करते हुए उसे अपने घर की तरफ लेकर जा रही होती है। वो मुशिन से कहती है, ये तो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में तुम मेरे कितने ज्यादा काम आते हो, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इनाम दूंगी। ली रियान उसे अपने घर में लेकर जाती है। वो जैसे दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो सामने बिस्तर के ऊपर उसके डैड होते हैं जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में हैं। वो ना तो अपने बिस्तर से उठ सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं और ना ही शायद सुन सकते हैं। ली रियान भागती हुई अपने फादर के पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर कहती है, फादर मुझे एक बहुत ही अच्छा वॉरियर मिल गया है, अब मैं 100 रियान को हरा दूंगी और फिर मैं दोबारा से आपके इसी सेक्टर के लीडर बन जाऊंगी और आपको मुझके ऊपर बहुत ज्यादा फख्र होगा। मुशिन उसे कहता है, क्या यह बंदा तुम्हारा फादर है? ली रियान उसे कहती है, हाँ ये मेरा फादर है, इसका नाम ली वोंग वू है, मेरे डैड ट्विन ड्रैगन सेक्टर के लीडर हुआ करते थे। ली रियान अपने डैड से कहती है, डैड मैं आपसे वादा करती हूँ मैं दोबारा से अपने सेक्टर की लीडर बनकर दिखाऊंगी तो आपकी पोजीशन को हासिल करूंगी। मुशिन अभी वहीं पर खड़ा होता है कि यहीं पर वो हमें एक और बैकग्राउंड सीन दिखाता है जहाँ पर मास्टर डू वॉन उसे कहते हैं, तुम ट्विन ड्रैगन सेक्टर क्यों जाना चाहते हो? मुशिन उनसे कहता है, मैंने सुना है कि ट्विन ड्रैगन सेक्टर के लीडर को किसी ने जहर दिया है, उसके इल्जाम में किसी को पकड़कर यहाँ पर कोलिशन की जेल में लाया गया है। जब उस बंदे को इंटेरोगेट किया गया तो उसने किसी भी बात का सही जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि इस सब में भी ब्लड कल्ट वाले शामिल हैं। साथ ही वो कैदी जिसे यहाँ
यहाँ पर भेजा गया है। वो कह रहा था कि उसने ये सब कुछ नहीं किया, उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है और उसने जितने भी जुमले बोले उनमें से कुछ लफ्ज ऐसे थे जो कि ब्लड कल्ट वालों के साथ मिलते जुलते हैं। मास्टर डुवॉन उसे कहते हैं तुम्हारी बात ठीक है, अगर तुम्हें जरा सा भी शक है कि वो लोग ब्लड कल्ट वालों के साथ मिले हुए हैं तुम वहाँ पर जरूर जाओ। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। मोशिन उस लड़की से कहता है क्या मैं तुम्हारे फादर का चेकअप कर सकता हूँ। मोशिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी पल्स को चेक करता है। वो लड़की उसे कहती है क्या तुम एक डॉक्टर हो। मोशिन कहता है नहीं मैं एक डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मुझे मेडिसिन के बारे में काफी कुछ पता है। वो पहले उसकी पल्स को चेक करता है और उसके बाद उसकी आंखों को खोलकर चेक करता है और फिर साथ ही उसकी कमीज हटाकर उसकी नाक के अंदर अपनी उंगली डालता है। मोशिन उसका चेकअप करने के बाद सोच रहा होता है इसकी बॉडी के ऊपर जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे मास्टर डूचियोन के रिलेटेड हैं। हिबी पेंग क्लैन के मास्टर डूचियोन जिन्हें जहर दिया गया था उनके अपने ही भाई ने जहर दिया था। मोशिन कहता है इसको भी बिल्कुल वैसा ही पॉइजन दिया गया है, ऐसा पॉइजन जो कि हमारे चाइना का नहीं है, जो कि चाइना के बाहर से आया है। मुझे कंफर्म हो गया है कि ये सब कुछ ब्लड कल्ट वालों ने किया है। मोशिन ली रियान से कहता है क्या तुम्हें इस बारे में पता था कि इन्हें पॉइजन दिया गया है। वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ली रियान उसे कहती है हाँ मुझे पता था, सब कुछ सोसो रियान ने किया होगा, वो बहुत ज्यादा चिलाक लूमड़ी है। मोशिन उसे कहता है ये सोसो रियान कौन है जिसके बारे में तुम बार बार कहती हो। ली रियान उसे कहती है वो एक बहुत ही जहरीली नागन है जिसने मेरे डैड की जगह ले ली और अब वो हमारे ट्विन ड्रैगन सेक्टर की लीडर बनी बैठी है। वो सिर्फ मेरे डैड की एक कंकुबाइन हुआ करती थी, यानी कि मेरे डैड की सिर्फ एक रखेल थी, लेकिन अब जरा उसको देखो तो सही, हमारे इस सेक्टर की लीडर बन गई है। पता नहीं अचानक से उसके पास 3 वॉरियर्स कहीं से आए, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हमारे यहाँ पर ट्विन ड्रैगन सेक्टर में एक रूल है, अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं जो कि यहाँ के हमारे वॉरियर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी हमारे सेक्टर का लीडर बन सकता है, फिर चाहे वो मेरे डैड हो या फिर सोसो रियान हो। मुझे लगता है कि सोसो रियान ने मेरे डैड को जहर दिया है। जब मेरे डैड की ये हालत हो गई तो मेरे डैड के नीचे जितने भी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे उन सभी ने डैड को छोड़ दिया और उसके बाद अचानक से सोसो रियान के पास से कहीं से 3 वॉरियर्स आ गए और इन तीनों वॉरियर्स की वजह से वो हमारे सेक्टर की लीडर बन गई, क्योंकि बाकी के सारे वॉरियर्स उन तीनों वॉरियर्स से हार गए। उन तीनों वॉरियर्स का हमें पता भी नहीं कि वो कहाँ से आए हैं। और साथ ही मुझे ये भी पता है सोसो रियान ने हमारे यहाँ पर एक बंदे को पकड़ा और उसके ऊपर इल्जाम लगाकर उसे कोलिशन की जेल में भेज दिया। उस बंदे ने मेरे डैड को जहर दिया है। मोशिन उसे कहता है तुमने इस सारी बात को सभी के सामने क्यों नहीं रखा, तुमने बाकी लोगों को क्यों नहीं बताया। ली रियान उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कितने ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो कि अपने पुराने लीडर की बेटी की बात सुनेंगे, इसलिए तो मैं रोजाना वहाँ पर जाकर किसी न किसी से फाइट करती हूँ ताकि मैं अपने लिए कोई ऐसा वॉरियर ढूंढ सकूं जो कि सोसो रियान के उन तीनों वॉरियर्स को हरा सके और उसके बाद हम सोसो रियान को सेक्टर लीडर की पोजीशन से हटा देंगे। मोशिन उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मुझे सिर्फ उसके 3 वॉरियर्स को हराना है और तुम्हारा काम हो जाएगा। ली रियान उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है मुझे पता है कि तुम उनको हरा सकते हो क्योंकि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम वाकई में उनको हरा सकते हो तो मैं तुम्हें बहुत ही इनाम दूंगी। मोशिन उसे कहता है मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारे ट्विन ड्रैगन सेक्टर का जो लीडर हो वो बहुत ज्यादा अच्छा हो और तुम्हारे सेक्टर को काफी आगे लेकर जाए ताकि फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई मुश्किल का सामना करना पड़े तो तुम लोग अपने सेक्टर को प्रोटेक्ट कर सको। ली रियान भी उसकी बात सुन के काफी हैरान होती है। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। ली रियान अपने डैड के पास आती है और उनसे कहती है फादर आज के दिन मैं अपने वॉरियर को लेकर सोसो रियान को उसकी पोजीशन से हटाने वाली हूँ, आपसे वादा करती हूँ मैं इस सेक्टर की नई लीडर बनूंगी और बहुत ही जल्दी आपको वापस अपने घर में लेकर जाऊंगी। यहाँ पर एक लीडर को रहना चाहिए। फिर वो वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है। मोशिन पहले से बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो मोशिन से कहती है चलो चलते हैं और जाके उस सोसो रियान को दिखाते हैं कि हम लोग किस काबिल हैं। नेक्स्ट सीन ट्विन ड्रैगन फैक्शन का दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर बनाया गया होता है। वहीं पर दरवाजे पर 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। वो कहते हैं सामने से कौन आ रहा है, जल्दी से अपनी पहचान बताओ। ली रियान उन दोनों से कहती है लगता है कि तुम दोनों ने मुझे पहचानना छोड़ दिया है, अभी मुझे यहाँ से गए हुए इतने दिन तो नहीं हुए। वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं ली रियान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ली रियान उन दोनों गार्ड से कहती है जाके अपनी लीडर सोसो रियान को बता दो मैं यहाँ पर अपने साथ एक वॉरियर लेकर आई हूँ, अब तुम्हारी सोसो रियान को मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। वो ली रियान और मोशिन को अंदर आने देते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर ये मैच देखने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। ली रियान अरीना के सेंटर में खड़ी होती है जबकि वहीं पर दीवार के ऊपर सोसो रियान अपने वॉरियर्स के साथ आती है। वो सारे के सारे उसे ग्रीटिंग्स करते हैं क्योंकि वो सारे के सारे से अपनी लीडर मानते हैं। सोसो रियान वहीं पर आकर खड़ी हो जाती है और ली रियान से कहती है ली रियान मेरी बच्ची क्या तुम्हें वाकई में ऐसा करने की जरूरत है, तुम बार बार ऐसा करने के लिए यहाँ पर क्यों आ जाती हो। मुझे ये बात अच्छी तरह पता है, ना सिर्फ मुझे बल्कि सभी को पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम यहाँ पर आकर बार बार शर्मिंदा होती हो, तुम अपने डैड का नाम डबो रही हो। भाई तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि अब मैं तुम्हारी लीडर हूँ, क्योंकि बाकी सभी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। तुम कितनी बार यहाँ पर आकर मुझे चैलेंज कर चुकी हो। ली रियान उसे कहती है मैं तुम्हें कभी भी अपनी लीडर नहीं मानूंगी और मैं तुम्हें बार बार चैलेंज करने के लिए आती रहूंगी। ली रियान कहती है मैं तो यहाँ पर अपने ट्विन ड्रैगन फैक्शन में से कचरे को साफ करने के लिए आई हूँ, चालाक लोमड़ी जाएगी। ये बात सुनते ही बाकी के सारे वॉरियर्स उसे कहते हैं ली
ली रियान जरा तमीज से पेश आओ, ये हमारी लीडर है, तुम हमारी लीडर से इस तरह बात नहीं कर सकती। ली रियान उन सभी से कहती है इस बूढ़ी औरत ने तुम सभी को धोखा दिया है, ये बहुत बड़ी चालाक लूमड़ी है और एक जहरीली नागन है। आज मैं तुम सभी को दिखा दूंगी। आज मैं अपने साथ एक वॉरियर को लेकर आई हूँ जो कि इसके तीनों वॉरियर्स को हरा देगा। ली रियान मोशियन से कहती है मोशियन जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मोशियन भी अपने चोगे को उतार देता है और चलता हुआ अरीना के सेंटर में आ जाता है। ली रियान उसे कहती है अब मेरी सारी उम्मीदें तुम्ही पर है। मोशियन उसे कहता है परेशान मत हो, आज तुम्हें लीडर बनाकर ही छोड़ूंगा। सोसो रियान उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है ये लड़की वाकई में पागल है, मैंने इसे अपनी सोतेली बेटी करके छोड़ दिया था, बस चुपचाप बैठे रहना था, मैं इसके सामने टुकड़े फेंकती हूँ उसे खाते रहना था, लेकिन ये बार बार मुझे चैलेंज करने के लिए आ जाती है। सोसो रियान उसे कहती है हमारे ट्विन ड्रैगन सेक्टर के रूल्स के मुताबिक यहाँ पर 3 फाइट्स होंगी, लेकिन तुम यहाँ पर अकेले हो, क्या तुम अकेले तीनों से फाइट करोगे? मोशियन कहता है हाँ मैं अकेला ही काफी हूँ। सोसो रियान उसे कहती है तुम तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लगती हो, चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी। अपने पहले वॉरियर जिसका नाम ग्यूटाई है उसे कहती है जाओ, और साथ ही उसे कहती है इसे मार डालना, जिंदा मत छोड़ना। ग्यूटाई जंप करते हुए नीचे चला जाता है। ली रियान कहती है पिछली बार भी पहली बार यही फाइट करने के लिए आया था जब लास्ट टाइम मैं चैलेंज करने के लिए आई थी, अब इसने मेरे 2 लोगों को अकेले ही हरा दिया था। ग्यूटाई अपनी तलवार निकालता है और मोशियन से कहता है ये लड़की तुम्हें कहाँ से उठा कर लाई है, कहीं जमीन से खोद कर लाई है या फिर किसी कचरे के ढेर से उठा कर लाई है? मोशियन उसे कहता है क्या तुम वो पहले हो जिसके साथ मेरी फाइट होने वाली है? ग्यूटाई उसे कहता हाँ मैं ही तुम्हारा पहला फाइटर हूँ। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा दूसरे बंदे के बारे में जानने का कि दूसरे नंबर पर तुम्हारी किसके साथ फाइट होगी, क्योंकि तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। और साथ ही ग्यूटाई अपनी तलवार के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जंप करता है और मोशियन के ऊपर एक स्लैश लगाता है, लेकिन मोशियन वहाँ से साइड पर हट जाता है। पीछे की तरफ हटने के बाद बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और अपने 1 स्टेप को यूज करते हुए उसे पंच मारने लगता है। वो अपनी तलवार को सामने कर लेता है और कहता है ये लड़का तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसे लगता है कि ये अपने हाथ से मेरी तलवार पर अटैक कर सकता है, अगर ये मेरी तलवार के ऊपर मुक्का मारेगा तो इसका हाथ भी कट जाएगा। लेकिन मोशियन तो अपने हाथ को जरा भी पीछे नहीं खींचता, वो उसकी तलवार की धार के ऊपर सीधा पंच मारता है और उसकी तलवार वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और साथ ही मोशियन का पंच उसकी तलवार को तोड़ता हुआ सीधा उसके मुंह पर लगता है, जिससे ग्यूटाई दूर जाकर पीछे गिरता है। और सिर्फ वो पीछे जाकर गिरा नहीं बल्कि सिर्फ एक ही पंच में उसका काम तमाम हो गया है। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और वो अपनी जगह से उठता नहीं। वहाँ पर जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सारे के सारे, और साथ ही सोसो रियान भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि ली रियान काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है मेरा वॉरियर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ली रियान कहती है ये वाला बंदा वाकई में बहुत ही अच्छा मास्टर है, मुझे लगता है कि मेरे जीतने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। साइड पर खड़े वॉरियर्स में से एक वॉरियर आगे बढ़ता है और कहता है आज यहाँ पर हुआ क्या, ये बंदा हिल क्यों नहीं रहा, ये वापस से उठ क्यों नहीं रहा? वो जाकर उसे चेक करता है, फिर सोसो रियान से कहता है लीडर ये तो मर चुका है। सोसो रियान भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो मोशियन की तरफ देखकर सोच रही होती है इस लड़के ने सिर्फ एक ही पंच में मेरे ग्यूटाई को मार डाला। आखिर इस लड़की ली रियान को इस तरह का वॉरियर मिल कहाँ से गया, ये तो एक मॉन्स्टर है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 48 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की एपिसोड 49 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मोशियन अपने पहले वॉरियर को हरा देता है जो कि उसके साथ फाइट करने के लिए नीचे उतरता है। मोशियन उसे सिर्फ एक ही पंच मारता है जिससे कि वो मर जाता है। इस बात से काफी सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि सोसो रियान भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने दूसरे वॉरियर जिसका नाम मूव वैक होता है उसे कहती है तुम जाओ। मूव वैक ऑर्डर सुनते ही जल्दी से नीचे जंप करता है और उसके पास एक चेन होती है जिसके साथ उसने एक नाइफ बांधा होता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है। मोशियन उस चेन के अटैक को तो डॉज कर लेता है, लेकिन साथ ही मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है ये तो एक चेन है। मूव वैक उसे कहता है जितनी तुम्हारी उम्र है मुझे तो नहीं लगा था कि तुम मार्शल आर्ट्स में इतने ज्यादा अच्छे होगे, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और साथ ही वो अपनी चेन को घुमा रहा होता है और मोशियन से कहता है लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई इजी टारगेट नहीं हूँ। मोशियन मुस्कुराते हुए फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है मैं पहले से भी एक चेन मास्टर के साथ फाइट कर चुका हूँ, चलो फिर आ जाओ। और मास्टर मूव वैक भी चिल्लाते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि यहीं पर नेक्स्ट सीन कोलिशन का दिखाया जाता है। मास्टर वैंग, मास्टर जूजी, वो दोनों ही जूजी क्लैन में जाकर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहे होते हैं। मास्टर वैंग कहते हैं यहाँ पर म्यूरियम बैटल के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी बैगर सेक्टर की तरफ से प्रोवाइड की गई है, इसीलिए तो यहाँ पर इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ते पढ़ते तो पूरा दिन गुजर जाएगा। मास्टर वैंग कहते हैं लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उस सब के बारे में तो हमें पहले से पता है क्योंकि ये वही कुछ है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मास्टर जूजी उसे कहते हैं मुझे लगता है कि शायद इसमें किसी पेज के ऊपर हमें कल्ट के बारे में पता चल सके, लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स में कहीं पर भी ब्लड कल्ट वालों का नाम नहीं
लिखा हुआ। हमारे पास अभी यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए ढूंढते रहो, शायद कुछ मिल जाए। उसी वक्त मास्टर वैंग की नजर साथ पड़ती है जहाँ पर हान सुजिन खड़ी होती है। हान सुजिन भी उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रही होती है। मास्टर वैंग उसे कहते हैं, बच्ची तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें भी यहाँ पर वाइस कमांडर ने भेजा है? हान सुजिन कहती है, हाँ मुझे भी उसी ने कहा है और साथ ही मेरा पर्सनल मैटर भी है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मास्टर वैंग की बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, ग्रेट म्यूरियम बैटल से तुम्हारा क्या ताल्लुक हो सकता है? जब ये बैटल हुई थी 20 साल पहले, तब तो तुम एक छोटी सी बच्ची होगी। तुम्हारे साथ म्यूरियम बैटल में ऐसा क्या हुआ है जो तुम यहाँ पर रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए आई हो और तुम्हारा भी इस बैटल से कोई ताल्लुक है? मास्टर जूजी मास्टर वैंग से कहते हैं, अब बस भी करो, तुम इस लड़की को तंग कर रही हो, चलो यहाँ से चलते हैं। इस लड़की को अगर कुछ चाहिए तो वो देख लेगी। और वैसे भी ग्रेट म्यूरियम बैटल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। मास्टर वैंग उसे कहते हैं, हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, ग्रेट म्यूरियम बैटल में सभी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। हान सुजिन उन सारी बुक्स को पढ़ रही होती है, उन रिकॉर्ड्स को, और पढ़ने के बाद वो सोच रही होती है, आज यहाँ पर सिर्फ क्या मैं ही हूँ जिसे ये सब कुछ हैरान करने वाली बातें मिल रही हैं। मास्टर वैंग और मास्टर जूजी को तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, लेकिन मैं जो कुछ भी पढ़ रही हूँ वो बहुत ज्यादा अजीब है कि हमारे पास मैग्यू में जितने भी रिकॉर्ड्स पड़े हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स इसके अपोजिट हैं। हान सुजिन कहती है, इसकी तो सिर्फ एक ही रीजन हो सकती है, मुझे लगता है कि बैगर सेक्टर वालों ने यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए होंगे, ब्लड कल्ट वालों ने उन सभी को फैब्रिकेट किया है, यानी कि उनको चेंज कर दिया है। हमारे पास मैग्यू क्लैन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल हैं। हान सुजिन सोच रही होती है, अगर मुझे ये बात जाननी है कि 20 साल पहले ब्लड कल्ट वालों का मकसद क्या था, तो फिर मुझे अपने इन रिकॉर्ड्स को और अपने मैग्यू के रिकॉर्ड्स को आपस में कंपेयर करना होगा। लेकिन उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा शेंग्यू में, 100,000 माउंटेन पर जाना पड़ेगा अपने क्लैन में वापस। नेक्स्ट सीन फिर से ट्विन ड्रैगन फैक्शन का दिखाया जाता है। मास्टर मूवैक धड़ाम से करके जमीन के ऊपर गिरते हैं अपनी चेन के साथ, जबकि मुशिन वहाँ पर खड़ा होता है और मुशिन उसको भी हरा देता है। मास्टर मूवैक अभी तक हारे नहीं, वो मुशिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे जैसा एक वॉरियर जो कि सिर्फ एक बच्चा है वो मुझे कैसे हरा सकता है, भाई तुम हो कौन? और वो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और आसपास देखने वाले सारे कहना शुरू कर देते हैं कि इस लड़के ने सेकंड राउंड को भी जीत लिया है, अब सिर्फ तीसरा राउंड बाकी है। सोसो रियान बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक ही वॉरियर बचा है। ली रियान काफी ज्यादा खुश होती है और मोशियोन से कहती है, मोशियोन तुम तो वाकई में अमेजिंग हो, मुझे लगता है कि हम लोग इस मैच को जीत सकते हैं, तीसरे वाले मैच को जीतना है और उसके बाद मैं लीडर बन जाऊंगी। फिर साथ ही तीसरा वॉरियर भी नीचे उतर आता है, वो उसे कहता है, मेरा नाम पाई रैंग है। मुशिन कहता है, तो इसका मतलब तुम तीसरे वॉरियर हो? पाई रैंग उसे कहता है, हाँ मैं ही तीसरा वॉरियर हूँ और साथ ही मैं ही वो बंदा हूँ जो कि तुम्हारी जिंदगी को खत्म करने वाला है। मुशिन भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने सेफगार्ड ओरा को भी एक्टिवेट कर लेता है। पाई रैंग वहीं से खड़े खड़े अपनी तलवार को निकालता है और सामने की तरफ एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। मुशिन अपने बाजू को सामने करते हुए उसकी स्लैश को ब्लॉक करता है और उसकी स्लैश की पावर भी काफी ज्यादा होती है। मुशिन अभी उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है कि उसी वक्त वो बड़ी स्पीड से मुशिन के पीछे चला जाता है और पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, पहले तो मैं बहुत ज्यादा सस्पिशियस था कि तुमने सिर्फ अपने हाथ से एक तलवार को कैसे तोड़ दिया, लेकिन लगता है कि तुम अपनी प्रोटेक्टिव की को यूज कर रहे हो। वो मुशिन के ऊपर अपनी तलवार को चला देता है, लेकिन मुशिन नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और साथ ही पीछे की तरफ घूमते हुए उसे एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। लेकिन मुशिन अभी वहीं पर ही खड़ा होता है कि पीछे वाला दोबारा से उठता है, यानी कि मूवैक जो कि बेहोश होने का नाटक कर रहा था, अपनी चेन के साथ लगे हुए नाइफ को मुशिन की कमर में दंसा देता है क्योंकि उसके ऊपर पॉइजन लगा होता है। साथ ही वो हंसते हुए उसे कहता है, अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है, मेरा ये नाइफ जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर दंसा है इसके अंदर पॉइजन लगा हुआ है, इस पॉइजन का सिर्फ एक ही ड्रॉप काफी है तुम्हें नीचे गिराने के लिए। कोई बड़ा सा टाइगर भी हो जो कि एक घोड़े के साइज का हो, वो भी एक सेकंड में नीचे गिर जाएगा। लेकिन मुशिन उस नाइफ को अपनी कमर से निकाल कर नीचे फेंक देता है और मुशिन को कुछ भी नहीं होता। मुशिन अभी मूवैक की तरफ ही देख रहा होता है कि दूसरे वाला फिर से अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी तरफ देखने की, और फिर से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है, अब तक तो पॉइजन ने तुम्हारे ऊपर काम कर दिया होगा, अब तुम्हें मारना बहुत ज्यादा आसान है। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो इस बार मुशिन को जरूर मार डालेगा, लेकिन मुशिन अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है। मुशिन ने अपने प्रोटेक्टिव ओरा को एक्टिवेट किया होता है। मुशिन उसकी तलवार के अटैक को रोकने के बाद कहता है, मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, मुझे तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा अच्छे वॉरियर हो। वो वॉरियर भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है लेकिन फिर भी ये सेफगार्ड ओरा को कैसे यूज कर सकता है। मुशिन साथ ही उसे एक जबरदस्त किक मारता है और वो उड़ता हुआ सीधा सोसो रियांग के पास जाकर गिरता है। सोसो रियांग बेचारी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो मूवैक से चिल्लाकर कहती है, तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो, अपनी नौटंकी बंद करो और जल्दी से इसको मार डालो। जबकि मूवैक बेचारा भी बहुत ज्यादा घबराया होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा नाइफ इसकी बॉडी के अंदर दंसा हुआ था, उसके ऊपर पॉइजन था, इसके ऊपर पॉइजन का असर क्यों नहीं हो रहा। मुशिन चलता हुआ उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है, चाइना में जितने भी पॉइजन हैं वो सारे के सारे मेरे लिए बिल्कुल बेकार हैं, मेरे ऊपर पॉइजन का असर नहीं
होता। मू वैंग बहुत सा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ये वो तो नहीं जिसके ऊपर 1000 पॉइजन का असर नहीं होता। और फिर मोशन उसे भी किक मारता है जिससे वो पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटक जाता है और वहीं पर गिरकर मर जाता है। सो रियान भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। मोशन उसे कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो फिर चुपचाप हमारे सामने सरेंडर कर दो और यहाँ से भागने की कोशिश मत करो। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उस सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। बाकी के सारे वॉरियर्स भी ये देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं सो रियान के तीनों वॉरियर्स को इस लड़के ने हरा दिया है, इस लड़के को जिसे ली रियान अपने साथ लेकर आई है। इसका मतलब ये हुआ कि ली रियान हमारी अब नई लीडर है, क्योंकि हमारे रूल्स के मुताबिक जो भी वॉरियर्स को हराएगा, जिसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स होंगे, वही हमारा लीडर बनेगा। सारे ली रियान के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और उसे अपना लीडर मान लेते हैं। जबकि ली रियान भी काफी ज्यादा खुश होती है और खुशी के मारे रोना शुरू कर देती है क्योंकि वो लीडर बन गई है और उसने अपने फादर का सपना पूरा कर दिया है। मोशन ली रियान को उसके बारे में बताता है कि उसके डैड को पॉइजन किसने दिया है। वो उससे कहता है ये सब कुछ ब्लड कल्ट वालों ने किया है। उन लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ चाइना के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी पॉइजन दे सकते हैं। इसलिए तुम्हें आज के बाद बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। हालांकि तुम्हारा क्लैन काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम चाइना में अपनी स्टैंडिंग्स को बेहतर बनाओ। हम क्योंकि तुम अपने ट्विन ड्रैगन सेक्टर की लीडर बनने वाली हो तो फ्यूचर में तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात करना। मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लड कल्ट वाले हथौड़े के सामने डटकर उनका सामना करो। ली रियान उसे कहती है अब जबकि तुमने मुझे बता दिया है कि हमारा दुश्मन कौन है, मैं अपने आप को तैयार करूंगी। साथ ही मोशन उसे कहता है अपने लिए कुछ वॉरियर्स को तैयार करो जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वक्त आने पर वो तुम्हारी हिफाजत कर सकें। ली रियान मोशन से कहती है तुम अभी क्यों जा रहे हो, अभी तो काफी रात है, अभी के लिए यहाँ पर रुक जाओ, सुबह चले जाना। मोशन उसे कहता है मेरे पास सिर्फ एक ही बॉडी है, लेकिन मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, मैं किसी एक ही जगह पर नहीं रुक सकता। यांग चियन ग्रुप का लीडर होने के नाते मेरे पास बहुत सारे काम है जो मुझे पूरे करने हैं। और इतना कहकर मोशन वहाँ से आगे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मोशन को दिखाते हैं जो कि भागता हुआ वापस म्यूरियम कोलिशन की तरफ आ रहा होता है। वहीं रास्ते में उसे हान सुजिन नजर आती है। हान सुजिन उसका इंतजार कर रही होती है। मोशन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे पिकअप करने के लिए आई हो। हान सुजिन उसे कहती है नहीं, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए नहीं आई। आए तुम्हें इतनी ज्यादा देर कहाँ पर हो गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मोशन उससे पूछता है क्या कुछ हुआ है। हान सुजिन उसे कहती है हाँ कुछ तो हुआ है। वैसे वहाँ पर मास्टर वैंग और मास्टर जूजी भी थे, इसलिए मैं किसी और के साथ इस बात को डिस्कस नहीं कर सकती थी, सिर्फ तुम्हारे साथ ही डिस्कस कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मुझे वहाँ पर भेजा है। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कुछ पता है, क्योंकि जूजी क्लैन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं वो सारे के सारे फोर्ज्ड हैं, यानी फेक हैं। उनके अंदर बहुत की चेंजिंग की गई है। मास्टर जूजी ने कहा है कि वहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे का सारा डेटा बैगर क्लैन वालों ने इकट्ठा करके दिया है। और मुझे लगता है कि हमारी मोरियम कोलिशन में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा, कोई उनका स्पाई है ब्लड कल्ट वालों का, जिसने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेंज किया है। मोशन कहता है मुझे पहले से इस बात पर शक था कि ब्लड कल्ट वाले हमारी इन्फॉर्मेशन को रोक रहे हैं और हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर रहे हैं। हान सुजिन उसे कहती है तो जितना मैंने हिसाब लगाया है मुझे लगता है कि हम म्यूरियम कोलिशन के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं उन सारे रिकॉर्ड्स से ब्लड कल्ट वालों के प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते। हम लोग वहाँ पर सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट कर सकते हैं, हमें किसी और जगह पर जाकर उनके रिकॉर्ड्स को पढ़ना होगा। मोशन उसे कहता है मुझे पता है कि तुम किसकी बात कर रही हो, हमें मैग्यू में जाना है और मैग्यू के लैंड में रखे हुए सारे रिकॉर्ड्स को पढ़ना है। हान सुजिन उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाती है। मोशन पीछे मुड़ता और कहता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया। हान सुजिन उसे कहती है तुम्हें ये बात जानकर जरा भी हैरानी हुई कि मुझे इस बारे में कैसे पता है कि मैग्यू क्लैन में जो रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं वो अलग हैं और यहाँ पर म्यूरियम कोलिशन में जो रिकॉर्ड्स हैं वो अलग हैं। अगर तो तुम्हें वाकई में हैरानी नहीं हुई तो इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें पहले से पता है कि मैं कौन हूँ और शायद इसीलिए तुमने मुझे म्यूरियम कोलिशन की लाइब्रेरी में भेजा था ताकि मैं वहाँ पर जाकर रिकॉर्ड्स को चेक कर सकूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जिसने दोनों रिकॉर्ड्स को देखा है और उनको कंपेयर कर सकती हूँ। मोशन उसकी तरफ देख रहा होता है लेकिन आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देता। हान सुजिन उसे कहती है चलो सच सच बताओ, क्या तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें इतना तो पता चल गया कि मैं मैग्यू क्लैन से हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मेरा नाम क्या है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 49 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हान सुजिन मोशन से कहती है क्या तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है। तुम्हें ये तो पता है कि मैं मैग्यू क्लैन से हूँ, लेकिन क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा रियल नेम क्या है। मोशन उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता और उसे कहता है काफी लंबा सफर था जिसकी वजह से मुझे भूख भी लग गई है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। उसे इतना कह के आगे चल पड़ता है। हान सुजिन सिर्फ उसे गाली देती है और कुछ भी नहीं कहती, साथ ही उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। नेक्स्ट सीन म्यूरियम कोलिशन का दिखाया जाता है। मोशन और हान सुजिन दोनों वापिस आ जाते
जाते हैं। मोशन मास्टर डूवोन से कहता है ट्विन ड्रैगन सेक्टर में नया लीडर आ गया है, ली रियान काफी अच्छे से लीडरशिप करेगी, मुझे लगता है कि वो अपने क्लैन को बहुत अच्छे से संभालेगी। मैंने उसको ब्लड कल्ट के बारे में बता दिया है कि उसके ऊपर कौन सा खतरा मंडला रहा है, साथ ही उसको अपने वॉरियर्स को भी ट्रेन करने का कह दिया है। मास्टर डूवोन कहते हैं ब्लड कल्ट वालों ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, पहले उन्होंने हिबी पैंग क्लैन, उसके बाद स्क्वाड एजेंसी और अब छोटे से क्लैंस के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आती कि पता नहीं ऐसी कोई जगह भी होगी जहाँ पर ब्लड कल्ट वाले नहीं होंगे, शायद वो हमारी म्यूरियम कोलिशन के अंदर भी हों। मास्टर डूवोन अपने सारे साथियों से कहते हैं क्या तुम सब लोग रेडी हो? वो सारे कहते हैं यस मास्टर, हम रेडी हैं। मास्टर डूवोन उन सभी से कहते हैं तुम सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग किसके पीछे हैं, हम लोग ब्लड कल्ट वालों के पीछे हैं और तुम सब लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ है। तुम्हें पता है कि यांगचियन ग्रुप को बनाने का मकसद क्या था? हमारा काम था इन्वेस्टिगेशन करना, जितने भी बुरे लोग हैं या फिर कोलिशन में गद्दार हैं उन सभी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। और आज वो वक्त आ चुका है, हमें पूरे की पूरी म्यूरियम कोलिशन की सर्च करनी है। इस वक्त हमें इस बारे में नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर हो सकते हैं या फिर किस फैक्शन में, किस सेक्टर में छुपे हुए हैं। इसलिए कोलिशन के लीडर ने फैसला किया है कि हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे पूरे के पूरे म्यूरियम कोलिशन की, हर सेक्टर की, छोटा हो या बड़ा हो। यीवून कहता है कमांडर सबसे पहले हम लोग शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं? कमांडर उनसे कहते हैं हम लोग सबसे पहले माउंट हुआ फैक्शन में जाने वाले हैं। कमांडर वहाँ पर ब्रीफिंग देने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो हान सुजिन उनके पास आती है और उनसे कहती है मैं आपके साथ माउंट हुआ फैक्शन में नहीं जा सकती, मुझे किसी और काम से जाना है। मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मुझे ग्रेट म्यूरियम बैटल के बारे में जानना है क्योंकि मैंने वहाँ पर रैकेट्स को चेक किया था, वाइस कमांडर ने मुझे ये काम दिया था। मास्टर डूवोन उसे कहते हैं मास्टर वैंग और मास्टर जूजी पहले से हमारे रैकेट्स को चेक कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम हमारे साथ माउंट हुआ पर चलो। मोशन वहाँ पर आता है और कमांडर से कहता है कमांडर मैंने इसको ऑर्डर किया था और साथ ही मैं भी इसके साथ ही जाने वाला हूँ, मैं भी आपके साथ माउंट हुआ फैक्शन में नहीं जाऊंगा। मास्टर डूवोन कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुम भी इसके साथ जा रहे हो तो फिर ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। नेक्स्ट सीन में हान सुजिन और मोशन दोनों ही 100,000 माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। हान सुजिन मोशन से कहती है अगर तुम्हें वाकई में पता है कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है और मैं कहाँ पर जाने वाली हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैग्यू क्लैन में वो लोग तुम्हें घुसने नहीं देंगे। मोशन उसे कहता है मैंने सुना है कि मैग्यू क्लैन की सिचुएशन इस वक्त तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है, वो लोग तो तुम्हें भी वहाँ पर घुसने नहीं देंगे। हान सुजिन काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है तुम्हें पहले से पता था कि मैं कौन हूँ, आइडेंटिटी के बारे में भी तुम्हें पता था, लेकिन फिर भी तुमने मेरे सामने इस तरह दिखाया कि जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम एक बहुत ही मतलबी और कमीने इंसान हो, बहुत ही बुरे इंसान हो, इसलिए अब मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि हमें मैग्यू तक पहुँचने के लिए अभी बहुत ही लंबा सफर तय करना है और रास्ते में मेरे साथ इस तरह की कोई भी बात मत करना। हान सुजिन तो बिल्कुल एक नाराज बीवी की तरह मोशन के ऊपर गुस्सा कर रही है, जबकि मोशन उसके गुस्से की वजह से जरा भी गुस्सा नहीं होता बल्कि आगे से हल्का सा मुस्कुरा देता है। मोशन उससे पूछता है आजकल तुम्हारे मैग्यू का लीडर कौन है? हान सुजिन उसे कहती है उसका नाम शिनचियोन वू है। मोशन कहता है और तुम्हारा ये शिनचियोन ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? हान सुजिन उसे कहती है जब मैं मैग्यू को छोड़कर आई थी उस वक्त वो अपनी मार्शल आर्ट्स की पीक पर था, इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त वो मैग्यू का लीडर है, हालांकि वो काफी ज्यादा यंग है। तो मुझे तो लगता है कि अगर तुम भी उसका मुकाबला करोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल होगी। हान सुजिन मोशन से कहती है वैसे हमें उसके साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और तरीका है, हम लोग उन रैकेट्स को आसानी से चेक कर सकते हैं। वैसे मुझे वो तरीका पसंद तो नहीं है लेकिन फिर भी मुझे वो करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें बस यहीं पर रहना है और बस देखते रहो मैं कैसे वो रैकेट्स लेकर आती हूँ। मोशन उसे कहता है तुम्हारे उस तरीके से क्या मतलब है, कौन सा तरीका है मुझे भी बताओ। हान सुजिन उसे कहती है तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम्हें पता भी चल जाए कि वो कौन सा तरीका है फिर भी तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। मोशन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है चलो जल्दी से बताओ वो कौन सा तरीका है। हान सुजिन भी हैरान हो जाती है और कहती है अब इसको क्या हो गया, ये मुझे इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रहा है। साथ ही वो उसे कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, शिनचैन वू वो मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए नहीं कि वो मुझसे प्यार करता है बल्कि इसलिए क्योंकि मैं पुराने लीडर मास्टर डैनगुक की पोती हूँ। साथ ही हान सुजिन उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है तुम्हें ये बात तो पता है कि मुझे मैग्यू क्लैन से निकाल दिया गया है और मैं वापस वहाँ पर नहीं जा सकती, लेकिन अगर मैं उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती हूँ तो फिर ठीक है, लोग मुझे वहाँ पर आने देंगे, वहाँ पर मैं आजादी के साथ सारे रैकेट्स को चेक कर सकती हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोकेगा, मुझे सिर्फ कुछ दिन के लिए उसकी औरत बनकर रहना होगा, फिर मैं वहाँ से भाग आऊंगी। मोशन उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है और आगे बढ़ के उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है ये तुम्हारा आइडिया तो बहुत ज्यादा बुरा है, तुम्हें इस तरह का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शिनचियोन को शायद लगता है तुम सिर्फ उससे शादी करने के लिए बनी हो, लेकिन तुम्हारी कीमत उससे बहुत ज्यादा है कि मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग मेरे प्लान के हिसाब से चलेंगे। साथ ही मोशन उसका रियल नेम लेता है जो कि डैन सियो योन होता है। हान सुजिन भी अपना रियल नाम सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इसे मेरे रियल नेम के बारे में पता है। साथ ही वो हल्का हल्का ब्लश भी कर रही होती है। जैसे जैसे वो मैग्यू क्लैन के करीब पहुंच रहे होते हैं वहाँ पर एक जंगल होता है, उस जंगल के अंदर मैग्यू क्लैन की डेथ ब्रिंजर फोर्स होती है जो कि वहीं पर गश्त कर रहे होते हैं। उनके पास एक बंदा आता है लीडर
लीडर के पास और लीडर से कहता है सर हमने डैन सियो जियोन को देखा है। लीडर भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है वो लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। डैन सियो जियोन की बजाय मैं इसको हान सुजिन ही कहूंगा। रिपोर्टिंग वाला बंदा कहता है सर वैसे तो उसने अपने चेहरे को छुपाया हुआ था इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सका, लेकिन उसके पास ब्लेड था। मैंने उस लड़की के पास 1000 डेथ ब्लेड देखा है जो कि डैनकुक मास्टर ने उसको दिया था। 1000 डेथ ब्लेड का सुनते ही वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लीडर उसे कहता है वो लोग कहाँ पर हैं, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। हान सुजिन और मूशिन भी उसी जंगल के अंदर एंटर होते हैं। हान सुजिन मूशिन को बता रही होती है कि पहले ये एक राइस फील्ड हुआ करती थी जहाँ पर लोग चावल की खेती करते थे, लेकिन अब यहाँ पर दरख्त उग गए हैं, अब ये एक जंगल बन गया है। वहीं पर मूशिन को कुछ महसूस होता है कि जैसे यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द काफी सारे लोग हैं। मूशिन अपने आसपास महसूस कर रहा होता है उनके सर के ऊपर से भी काफी सारे लोग गुजर रहे होते हैं। डेथ ब्रिंजर फोर्स वाले वहाँ पर आ जाते हैं। हान सुजिन को भी कुछ महसूस होता है, वो भी जल्दी से अपना 1000 डेथ ब्लेड बाहर निकाल लेती है और मूशिन से पूछती है तुम्हें क्या महसूस हुआ, यहाँ पर कितने ज्यादा हैं। और आहिस्ता आहिस्ता से उस जंगल के अंदर से बहुत सारे लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। उनके आसपास काफी सारे लोग निकल आते हैं तो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लीडर आते ही उसे कहता है मिस हान सुजिन अपने ब्लेड को वापस रख दो और हमारे साथ चुपचाप चलो, हमें पता है कि तुम कौन हो। हान सुजिन भी उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है तुम सब लोग तो मैगियो की स्पेशल फोर्स हो। लीडर उसे कहता है हाँ हम लोग मैगियो की स्पेशल फोर्स हैं, हम लोग डेथ ब्रिंजर फोर्स से हैं। मूशिन भी ये बात सुन के हैरान होता है और हान सुजिन से पूछता है ये डेथ ब्रिंगर ग्रुप कौन सा है। हान सुजिन उसे कहता है हमारे मैगियो ने एक स्पेशल असैसिन टीम बनाई है जो कि सबसे ज्यादा एलीट वॉरियर से बनी है और ये सारे के सारे प्रोफेशनल असैसिन्स हैं। लीडर हान सुजिन से कहता है शिनचियोन ने ऑर्डर्स दिए हैं कि जैसे तुम हमें दिखो हम तुम्हें सेफली वापस लेकर आए, इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो। हान सुजिन मोशियोन से कहती है इन सभी का मुकाबला करना तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हैं और जो सारी एलीट्स हैं वो अपनी स्वर्ड को वापस रख लेती है और आगे बढ़ जाती है। हान सुजिन मोशन से कहती है चलो ठीक है इनके साथ ही चलते हैं, तुम भी मेरे साथ आओ। लेकिन हान सुजिन जैसे लीडर को पार करके आगे जाती है लीडर्स ऑर्डर देता है कि इस लड़के को मार डालो। ये बात सुनते ही हान सुजिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उन असैसिन्स में से एक जल्दी से अपने नाइफ को मूशिन के ऊपर फेंक देता है। हान सुजिन चिल्लाकर मूशिन का नाम पुकारती है, लेकिन मूशिन अपने सिर्फ हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उसकी स्वर्ड को या फिर उसने जो नाइफ फेंका होता है उसको अपने हाथ से झटक देता है और उसका अटैक किया हुआ नाइफ वापस उसी को जाकर लगता है और वो बंदा वहीं पर मर जाता है। इस बात से तो वो लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर से किसको साथ लेकर आई है। मूशिन हान सुजिन से कहता है लगता है कि तुम इस बात को भूल गई हो, मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे कहा था कि तुम्हें कोई भी बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग मेरे तरीके से आगे बढ़ेंगे, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन माउंट हुआ फैक्शन का दिखाया जाता है। माउंट हुआ एक माउंटेन के ऊपर एक बड़ा सा फैक्शन होता है। मास्टर डूवोन अपने सारे साथियों के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए उस फैक्शन की तरफ ऊपर जा रहे होते हैं। जैंग जुक और जैंग जुन काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हम लोग पहली बार माउंट हुआ पे आए हैं, जहाँ पर तो चेरी ब्लॉसम के बहुत ज्यादा दरख्त है। इस फैक्शन की सीनरी तो बहुत ज्यादा प्यारी है, कि जहाँ के रहने वाले लोग काफी ज्यादा अमीर होंगे। उसी वक्त माउंट हुआ के लीडर का सीन दिखाया जाता है जो कि अंदर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। एक बंदा भागता हुआ उनके पास आता है और उन्हें सारी बात बताता है कि जांगचियन ग्रुप वाले यहाँ पर आए हैं। वो लीडर भागते हुए उनको ग्रीट करने के लिए नीचे उतर आते हैं। लीडर उन सब से कहते हैं लगता है कि तुम लोग काफी लंबा सफर तय करके यहाँ पर आए हो, काफी ज्यादा थक गए होगे, जाओ जाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। जांगचियन ग्रुप के सारे मेंबर्स लीडर को ग्रीट करते हैं। लीडर उन सब से कहते हैं तुम सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं इस हुआ फैक्शन का लीडर हूँ, मेरा नाम ह्यूक वुलिन है। मास्टर वुलिन कमांडर से पूछते हैं जांगचियन ग्रुप के कमांडर यहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर क्यों आए हैं, मुझे बताएंगे कि हमारे फैक्शन में आप लोगों का क्या काम है। मास्टर वुलिन कहते हैं आप लोगों ने आने से पहले हमें इस बारे में नहीं बताया, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हैं कि आप अचानक से यहाँ पर क्यों आए हैं। मास्टर डूवोन कहते हैं तुम्हें इस बारे में पता तो होगा हीबी पैंकलैंड में क्या हुआ है। मास्टर वुलिन कहते हैं हाँ हमें सबको इस बारे में पता है, सारी फैक्शन को पता है। मास्टर डूवोन कहते हैं अगर वो लोग अपने प्लान में कामयाब हो जाते तो हीबी पैंकलैंड इस वक्त डिसॉल्व हो चुका होता और सभी के लोगों को मार दिया जाता। इसी वजह से हमारे कोलिशन के लीडर ने हमारी टीम को इस बात की इजाजत दी है कि हम लोग जाकर इंस्पेक्शन करें ताकि इस तरह के वाकयात को होने से रोका जा सके। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि माउंट हुआ से लेकर हम लोग पूरी की पूरी म्यूरियम फैक्शन को नीचे से लेकर ऊपर तक इन्वेस्टिगेट करेंगे, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। मास्टर वुलिन कहते हैं लेकिन हमारी माउंट हुआ को सबसे पहले क्यों इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तुम लोग किसी और जगह पर भी तो जा सकते थे। मास्टर डूबोन कहते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें आप लोगों के ऊपर शक है। तो वुलिन उनकी बात सुनने के बाद पहले तो हैरान होते हैं लेकिन साथ ही कहते हैं चले ठीक है हम लोग आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, आप जहाँ पर जाकर सर्च करना चाहते हैं जाके कर सकते हैं, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। मास्टर डूबोन मुस्कुराते हुए कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे जरूर कहूंगा। मास्टर वुलिन आगे से हल्का सा मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा गुस्सा है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आ गए हैं, क्योंकि शायद वो यहाँ पर कुछ छुपा रहे हैं जो वो इन सबको दिखाना नहीं चाहते। और यहीं पर हमारी एपिसोड 50 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड की एपिसोड 51 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड 51 की शुरुआत में मोशिन और हांसुजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर है। वो 100,000 माउंटेन की तरफ जा रहे थे, जबकि वहीं पर रास्ते में मैग्यू के डेथ ब्रिंगर ग्रुप के साथ उनका सामना होता है। डेथ ब्रिंगर ग्रुप वाले हांसुजिन को तो जिंदा साथ लेकर जाना चाहते हैं, जबकि वो मोशिन को मारना चाहते हैं और उनमें से एक उसके ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन मोशिन उसको मार देता है। मोशिन उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जबकि डेथ ब्रिंगर ग्रुप का लीडर कहता है, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है, तुम्हें लगता है कि तुम डेथ ब्रिंगर ग्रुप का सामना करने के लायक हो। और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है, सब लोग इसे घेर लो। हांसुजिन भी अपना ब्लेड निकालने लगती है और कहती है, सभी लोग रुक जाओ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, वो मेरे साथ है। ग्रुप लीडर उसे कहता है, तुम खामोश रहो, हम तुम्हें यहाँ से लेकर जाने के लिए आए हैं। और साथ ही वो अपने एक साथी से कहता है, इससे साथ लेकर जाओ। उसी वक्त एक जंजीर उड़ती हुई आती है और वो हांसुजिन के साथ लिपट जाती है और वो हांसुजिन को खींचते हुए पीछे ले जाते हैं। मोशिन हांसुजिन को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त लीडर अपने साथियों से कहता है, अटैक करो। और वो सारे के सारे मोशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनमें से दो अपने नाइफ के साथ मोशिन के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि मोशिन बैक फ्लिप करते हुए उनके अटैक को अवॉइड कर लेता है। मोशिन कहता है, ये लोग तो काफी ज्यादा फास्ट हैं। इसी वक्त एक और जंप करते हुए अपनी तलवार के साथ मोशिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मोशिन अपने हाथ को सामने करते हुए उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मोशिन कहता है, हांसुजिन ने कहा था कि तुम लोग बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हो और एलीट क्लास के वॉरियर्स हो, अब मुझे वाकई में लग रहा है कि तुम लोग वाकई में अच्छे हो। और साथ में मोशिन उसे एक पंच मारता है, जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। उसी वक्त बाकी जितने भी होते हैं वो सारे एक गोल दायरे की शक्ल में उसके ऊपर जंप करते हुए अटैक करते हैं। वो सारे ऊपर हवा में जंप करने के बाद अपनी अपनी तलवारों को अपने हाथ से छोड़ देते हैं, यानी कि वो मोशिन के ऊपर तलवारों से अटैक करते हैं। वो सारी तलवारें मोशिन के इर्द गिर्द आने के बाद आकर रुक जाती हैं, क्योंकि मोशिन अपने सेफगार्ड ऑरा को एक्टिवेट करता है और वो सारी तलवारें उसकी बॉडी के करीब पहुंचकर रुक जाती हैं। ये देखकर डेथ ब्रिंगर ग्रुप का लीडर भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो सेफगार्ड ऑरा को यूज कर रहा है। मोशिन ने अपने इर्द गिर्द अपने सेफगार्ड ऑरा को एक्टिवेट किया होता है। वो अपने बहुत सारे ऑरा को एक्टिवेट करने के बाद उसे रिलीज करता है, तो बहुत सारी फोर्स निकलती है और उनकी तलवारें जो कि मोशिन की बॉडी के इर्द गिर्द रुकी हुई थी, वो सारी की सारी वापस उन्हीं की तरफ जाती हैं और उनमें से काफी सारों को लगती हैं। जबकि मोशिन की की पावर से वहीं पर जंगल में एक जबरदस्त धमाका होता है। डेथ ब्रिंगर ग्रुप का लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा यंग है, इतनी ज्यादा यंग एज में ये सेफगार्ड ऑरा को कैसे एक्टिवेट कर सकता है। मोशिन उसे कहता है, जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तो क्या अभी भी तुम लोग मेरा सामना करना चाहते हो। डेथ ब्रिंगर ग्रुप का लीडर मोशिन की तरफ ही देख रहा होता है। उसकी पावर्स को रिलीज होते हुए देखकर वो कहता है, इस बंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। डेंसियो योन पता नहीं अपने साथ किस मॉन्स्टर को लेकर आ गई है। अगर हम लोग इसको यहाँ पर सप्रेस करने की कोशिश भी करते हैं, थोड़ी देर के लिए रोक भी लेते हैं, तब भी हमारे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इसे यहाँ पर रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी पावर्स बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि हमारा सारे का सारा डेथ ब्रिंगर ग्रुप यहीं पर इसके हाथों से मारा जाए। लीडर अपने साथियों से कहता है, इसके ऊपर अटैक करते रहो, लेकिन कोशिश करना कि इसके हाथ मत लगना, वरना मारे जाओगे। हमें बस टाइम बाई करना है जब तक कि वो डेंसियो योन को शिनचियोन के पास न ले जाएं। वहाँ पर डेथ ब्रिंगर ग्रुप के बहुत सारे लोग होते हैं और वो सारे के सारे फिर से मोशिन के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं डेथ ब्रिंगर ग्रुप के 3 बंदे हांसुजिन को उठाकर लेकर जा रहे होते हैं मैग्यू क्लैन की तरफ। उन्होंने हांसुजिन को रस्सी से बांधकर उठाया होता है। हांसुजिन कहती है, मुझे इस बात से बहुत नफरत है, मैंने ये वाला रास्ता इसलिए चुना था क्योंकि मुझे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और यहीं पर उसे मोशिन की बात याद आती है। मोशिन ने उससे कहा था कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शिनचियोन से शादी करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने बारे में पता होना चाहिए, तुम्हारी कीमत इससे बहुत ज्यादा है। हांसुजिन कहती है, ऐसा नहीं है कि उसे मेरे बारे में मुझसे ज्यादा पता है कि मैं कितनी खास हूँ। और साथ ही उसे फिर से मोशिन की बात याद आती है। मोशिन ने उससे कहा था कि अब जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, हम लोग मेरे तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये सारी बातें सोचने के बाद हांसुजिन कहती है, वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। और साथ ही वो अपने पाँव को उल्टा करके अपनी तलवार के ऊपर मारती है और उसकी तलवार उसकी म्यान से बाहर गिरती है। और जैसे वो नीचे गिरने लगती है, हांसुजिन अपनी तलवार को अपने मुंह में पकड़ती है और अपनी रस्सियों को काट लेती है। डेथ ब्रिंगर के लोग तो उसे उठाकर लेकर जा रहे होते हैं। जबकि वो अपनी रस्सियों को काट लेती है तो वो उनकी गिरफ्त से आजाद हो जाती है और वो अपनी तलवार लेकर खड़ी हो जाती है और कहती है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कितनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ। जबकि वो भी हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो गया, इसने अपनी रस्सियों को कैसे काट लिया। वो उसे कहते हैं, तुम हमारे लिए सब कुछ मुश्किल बनाती जा रही हो, चुपचाप हमारे साथ चलो। हांसुजिन चिल्लाकर उनसे कहती है, जाकर अपने शिनचियोन से कह
दो, जाकर अपने लिए एक और लड़की ढूंढ ले, मैं उसकी वाइफ कभी नहीं बनूंगी। और साथ ही वो पीछे की तरफ भागना शुरू कर देती है। वो तीनों भी उसका पीछा करती हैं ताकि उसे पकड़ सके। हां सुजिन अभी थोड़ी आगे जाती है कि वो तीनों इसके बराबर में पहुंच जाती हैं। उन तीनों के पास जंजीरें होती हैं। उनमें से एक अपनी जंजीर के साथ उसे फिर से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन हां सुजिन उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है। जबकि वहीं पर दूसरे वाला भी अपनी जंजीर को घुमा रहा होता है। वो अपनी जंजीर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उसे अपनी जंजीर में लपेट लेता है। और साइड से दूसरे वाला भी अपनी जंजीर को उसकी तरफ फेंकता है और उसको उसमें भी लपेट लेता है। इसी तरह उन तीनों के पास जंजीरें होती हैं। वो अपनी जंजीरों में उसको बांध लेते हैं। उन तीनों में से एक का नाम माजांग होता है। माजांग उसे कहता है, जबकि तुम्हें पहले से पता था कि तुम पकड़ी जाओगी, फिर तुमने भागने की कोशिश ही क्यों की? हां सुजिन भी उसकी आवाज को पहचान जाती है और कहती है, मैं तो इस आवाज को पहचानती हूँ। माजांग उसे कहता है, पास में भी तुम इसी तरह भाग जाती थी, लेकिन मैं तुम्हें फिर से पकड़ लेता था। हां सुजिन उसको देखते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। माजांग उसे कहता है, मैं तो सिर्फ अपने लीडर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरा तुम्हारे साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, इसलिए रेजिस्ट करना बंद करो और चुपचाप हमारे साथ चलो। डेविड कल्टीवेटर, डैन गुक की पोती, मुझे तो तुम पर तरस आता है। ये बात सुनते ही हां सुजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है, तुम्हें मेरे ऊपर तरस खाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बेचारी नहीं हूँ। हां सुजिन चिल्लाकर उन सब से कहती है, अब मैं वही पुरानी लड़की नहीं रही, मैं वो पुरानी डांस योन नहीं रही, अब मैं हां सुजिन हूँ। जबकि दूसरी तरफ मोशिन का सीन दिखाते हैं। मोशिन अपने पंचेस को ही यूज करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और उन सभी को पीछे की तरफ फेंकता जाता है, लेकिन वो सारे भी कीड़े मकोड़ों की तरह निकलते आते हैं। कोई इस तरफ से अटैक करता है तो कोई उस तरफ से अटैक करता है। मोशिन उन सब से कहता है, क्या तुम सब लोग वाकई में यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहते हो? तुम्हारे यहाँ पर मरने का कोई फायदा नहीं, इसलिए चुपचाप वापस चले जाओ। लेकिन फिर से अपनी तलवार लेकर एक और उसके ऊपर अटैक करता है। मोशिन उसके अटैक को अवॉइड करते हुए उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और सामने की तरफ से भी दो और भागते हुए आते हैं। मोशिन उन दोनों को पंचेस मारता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, जबकि उनके हाथ से उनका नाइफ गिर जाता है। मोशिन उस नाइफ को नीचे गिरने से पहले पकड़ लेता है और साथ ही दूसरी तरफ देखते हुए साइड पर उस नाइफ को फेंक देता है। डेथब्रिंगर ग्रुप का लीडर काफी ज्यादा दूर खड़ा होता है। मोशिन उसकी तरफ बिना देखे अपने नाइफ को उस तरफ फेंकता है और नाइफ उसके चेहरे के करीब से होता हुआ पीछे वाले दरख्त में जाकर धंस जाता है। इस बात से वो लीडर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे उसके दरमियान में तकरीबन 100 फीट का फासला होगा, फिर भी उसने अपने नाइफ को इतना स्ट्रेट कैसे फेंक दिया? वो दूसरों के साथ फाइट कर रहा था, उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, फिर भी उसने मेरे ऊपर इतना अच्छा निशाना कैसे लगा लिया? लीडर अपने एक साथी से कहता है, हमारे कितने लोग अभी तक जिंदा हैं? वो साथी उनसे कहता है, तकरीबन 10 लोग जिंदा हैं, बाकी सारे मारे गए हैं। लीडर कहता है, चलो हम लोग वापस जा रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे पास काफी टाइम मिल चुका है। वो लोग डांसियो योन को लेकर पहुंच गए होंगे। साथ ही वो दरख्त में धंसे हुए उस नाइफ को बाहर निकालता है और मोशिन की तरफ फेंक देता है, जबकि मोशिन अभी उस दूसरी तरफ ही देख रहा होता है और वहीं पर देखते हुए अपनी सिर्फ 2 उंगलियों के साथ ही वो उस नाइफ को आते हुए रोक लेता है। लीडर मोशिन से कहता है, हम लोग दोबारा मिलेंगे, और साथ ही वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो सारी वहाँ से भाग जाते हैं। मोशिन भी चलता हुआ आगे बढ़ता है और रास्ते में उसे हां सुजिन की तलवार मिलती है। मोशिन उस तलवार को उठा लेता है और अपने आसपास देखता है तो उसके पास 2 लाशें पड़ी होती हैं। मोशिन कहता है, चलो शुक्र है तुमने कम से कम रेजिस्ट तो किया। और साथ ही वो हल्का सा मुस्कुराकर आगे चल पड़ता है और कहता है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, तुम रेजिस्ट कर रही हो, अब मैं तुम्हें वहाँ पर लेने के लिए आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन माउंट हुआ फैक्शन का दिखाया जाता है, जहाँ पर कमांडर डूवोन अपने साथियों के साथ इंस्पेक्शन के लिए गए हैं। वो सारे के सारे माउंट हुआ के खाते वाले रूम की तरफ जाते हैं। वो सारे उनके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम सब लोग इस रूम की तलाशी नहीं ले सकते, यहाँ पर हमारे सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। वाइस लीडर उनके सामने खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं, तुम सब लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, हम नहीं चाहते कि तुम लोग यहाँ पर आकर हमारे रिकॉर्ड्स को चेक करो, चाहे तुम लोग यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए क्यों ना आए हो। वो अपने लीडर से कहता है, लीडर आप भी तो इनसे कुछ कहें, ये लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। लीडर उसकी बात सुनने के बाद मास्टर डूबोन से कहते हैं, कमांडर आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, वाइस लीडर चू ने बिल्कुल ठीक कहा है, यहाँ पर हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखे हुए हैं, आप यहाँ पर नहीं आ सकते, इनको चेक नहीं कर सकते। मास्टर डूबोन कहते हैं, हमने कहा था कि हम सारी माउंट हुआ की इंस्पेक्शन करने वाले हैं, तो हमारी इंस्पेक्शन में ये रैकेट रूम भी आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीक नहीं करेंगे। लीडर उनसे कहते हैं, यहाँ पर जाने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। मास्टर डूबोन कहते हैं, साइड पर हट जाएं। लेकिन वाइस लीडर चू सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें वाकई में अंदर जाना है तो फिर ठीक है, तुम्हें पहले मेरा मुकाबला करना पड़ेगा। और साथ ही उनके बाकी के साथी भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। लीडर अपने साथियों से कहते हैं, तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो, जल्दी से अपनी तलवारें वापस रखो। जबकि मास्टर डूबोन उन सभी की तरफ देखने के बाद उन सब से कहते हैं, तुम सब लोगों ने हमारी टीम के ऊपर तलवारें निकाली हैं, तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं इसको क्या समझूं? क्या मैं ऐसे समझूं कि तुम लोग म्यूरियम कोलिशन के खिलाफ जा रहे हो और तुम लोग गद्दार हो? लीडर मास्टर डूबोन की बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। माउंट हुआ के लीडर मास्टर डूबोन से कहते हैं, तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो, क्या तुम्हें हम लोग गद्दार दिखाई देते हैं? हम लोग तो बस अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को तुमसे बचा रहे हैं। मास्टर डूबोन कहते हैं, अगर गद्दारी का अपने
ऊपर इल्जाम नहीं लगवाना चाहते तो जल्दी से दरवाजे को खोल दो, हम लोग अंदर जाएंगे, रैकेट्स को चेक करेंगे और बाहर आ जाएंगे। वहीं पर साइड से एक बूढ़े एल्डर निकल कर आते हैं और कहते हैं आज यहाँ पर क्या हो रहा है। वो माउंट हुआ फैक्शन के एक बूढ़े एल्डर होते हैं, पुराने लीडर भी। उन मास्टर का नाम मास्टर जैंग साई युक होता है और वो सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर होते हैं। जैंग जून भी ये नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो वाकई में सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर हैं। जी वोन भी कहता है मैंने भी इनके बारे में सुना है, म्यूरिम कोलिशन के 5 बड़े तलवारबाजों में से इनका भी नाम है। सुप्रीम मास्टर वहाँ पर आते हैं, लीडर युक उनके सामने खड़े होते हैं और उन्हें ग्रीटिंग्स देते हैं। मास्टर कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर हो क्या रहा है। लीडर युक उन्हें सारी की सारी बात बता देते हैं कि ये लोग यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। मास्टर डूवोन भी उन्हें ग्रीटिंग्स देते हैं। सुप्रीम मास्टर आगे बढ़ते हैं और मास्टर डूवोन से पूछते हैं क्या तुम जोंगचियोन ग्रुप के कमांडर हो। मास्टर डूवोन कहते हैं जी मैं इसका कमांडर हूँ और मेरा नाम डूवोन है। सुप्रीम मास्टर मास्टर डूवोन से कहते हैं क्या तुम वाकई में इस रूम के अंदर देखना चाहते हो कि अंदर क्या है। मास्टर डूवोन कहते हैं हाँ मैं देखना चाहता हूँ। सुप्रीम मास्टर कहते हैं अगर मैं तुम्हारा सामना करूँ तो क्या फिर भी तुम लोग अंदर देखना चाहोगे। मास्टर डूवोन पहले तो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं लेकिन साथ ही कहते हैं हाँ हम लोग फिर भी इस रूम के अंदर चेक करेंगे। सुप्रीम मास्टर उनका जवाब सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। फिर वो लीडर ह्यूग से कहते हैं दरवाजा खोल दो और इन्हें रैकेट्स को चेक करने दो। लीडर ह्यूग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सुप्रीम मास्टर से कहते हैं हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है जबकि हमने कुछ भी नहीं छुपाया, चलो ठीक है इन्हें अंदर जाने दो और चेक करने दो। और साथ ही सुप्रीम मास्टर मास्टर डूवोन से कहते हैं इस बात का खास ध्यान रखना, अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ बाहर नहीं आना चाहिए, जो कुछ भी है वहीं पर देखना और उसे वहीं पर छोड़ कर आना। मास्टर डूवोन कहते हैं मैं इस बात को याद रखूंगा। फिर साथ ही वो उनके लिए फाइनेंशियल रूम के दरवाजे को ओपन कर देते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 51 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर डूवोन अपनी टीम के साथ माउंट हुआ फैक्शन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वाले ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं दरवाजा खोलें, लेकिन वो मुश्किल पैदा कर रहे होते हैं। वहीं पर सुप्रीम मास्टर आते हैं और उनसे कहते हैं ठीक है इनके लिए गेट्स को ओपन कर दो और फिर वो उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। तो एपिसोड 52 की शुरुआत में वो लोग उस रूम के अंदर बैठे होते हैं और वहीं पर उन सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे होते हैं। रिकॉर्ड्स को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि माउंट हुआ फैक्शन वाले बहुत ज्यादा घाटे में चल रहे हैं, इन्हें हर महीने बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आजियोन कहती है इनके लॉसेस तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये हमें अपने रिकॉर्ड्स को चेक नहीं करने दे रहे थे। हाँ उन कहती है वो सारे यहाँ पर वॉरियर्स बना रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन उन सभी को सोल्जर के तौर पर क्लासिफाई नहीं कर रहे। मास्टर डूवोन उन सभी से कहते हैं हम लोग यहाँ पर माउंट हुआ के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ पर कल्ट के बारे में रिकॉर्ड्स को ढूंढने के लिए आए हैं कि शायद हमें यहाँ पर कुछ ऐसा लिंक मिल जाए जो कि कल्ट के साथ जुड़ा हो, इसलिए बाकी की सारी गैर जरूरी बातों को छोड़ दो और याद रहे इस बारे में किसी को भी बाहर जाकर बताना नहीं कि इनके यहाँ पर क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीन 100,000 माउंटेन का दिखाया जाता है जहाँ पर मैग्यू क्लैन है। मैग्यू के लोगों ने वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर बहुत सारे घर बनाए होते हैं। मैग्यू क्लैन वहाँ पर पूरे का पूरा बसा हुआ है, जबकि वहीं पर एक घर के अंदर हांसुजिन को भी दिखाया जाता है। वो लोग हांसुजिन को पकड़कर वहाँ पर ले जाते हैं चिनचियोन के घर पर। हांसुजिन की म्यान तो उसके पास ही होती है, लेकिन वो अपनी तलवार वहीं पर फेंक आई है। हांसुजिन कहती है काश मेरा ब्लेड मेरे पास होता तो शायद मैं कुछ कर पाती। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है और कहती है प्रिंसेस आपके नहाने के पानी और आपके साफ कपड़ों का बंदोबस्त कर दिया गया है, प्लीज मेरे साथ चलें। हांसुजिन उसे कहती है नहीं मुझे नहाना नहीं है और मेरे यही कपड़े ठीक हैं। वो नौकरानियों से कहती है प्रिंसेस प्लीज मेरे साथ चलें। हांसुजिन उसे चिल्लाकर कहती है मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और ना ही मुझे नए कपड़े पहनने हैं। वो नौकरानी प्रिंसेस से कहती है प्रिंसेस आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप मेरे साथ चलें, क्योंकि अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो फिर मर्द यहाँ पर आएंगे और वही आपको अपने साथ नहलाने के लिए ले जाएंगे और साथ ही आपके कपड़े भी चेंज करेंगे। हांसुजिन उसकी बात सुन के हैरान हो जाती है और साथ ही गुस्सा भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो नौकरानियां उसे पानी के अंदर ले जाती हैं और उसे वहीं पर बिठाकर पूल के अंदर नहला रही होती हैं। नहलाने के बाद साथ ही उसके लिए अच्छे कपड़े लेकर आती हैं और उसे कपड़े पहनाने के बाद उसके बाल बनाकर उसे रिंग लगा देती हैं और हांसुजिन भी एक लड़की दिखने लग जाती है, जबकि वो अपनी तरफ देखकर कह रही होती है मैं कितनी भद्दी दिख रही हूँ। हांसुजिन तैयार होकर उसी रूम में फिर से खड़ी होती है, जबकि शिनचियोन वहाँ पर आता है और उसे कहता है जब तुमने वो कपड़े पहने हुए थे जिन कपड़ों में तुम यहाँ पर आई तो मुझे लगा शायद कोई लड़का है, लेकिन अब लग रहा है कि कोई लड़की खड़ी है। इन कपड़ों में तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। और यही मैग्यू का नया लीडर है जिसका नाम शिनचियोन व्यू है। शिनचियोन उसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। हांसुजिन उसे देखते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। शिनचियोन उसे कहता है तुम्हारी आंखों में जो गुस्सा है इस तरह का गुस्सा मुझे किसी दूसरी औरत में नहीं दिखाई देता, इसीलिए तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके गाल को छूने लगता है, लेकिन हांसुजिन उसके हाथ को पीछे झटक देती है और कहती है अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। और फिर उसे पंच मारती है, लेकिन वो उसके पंच को अवॉइड कर लेता है और साथ ही हांसुजिन उसे किक मारती है, वो उसके पाँव को रोक लेता है। फिर हांसुजिन अपनी पाम से उसके गर्दन के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वो जल्दी
से उसके पीछे चला जाता है और पीछे वाली साइड से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। उसने अपनी अंगुलियों को उसकी गर्दन के अंदर दंसाया होता है और साथ ही उसका गला दबा रहा होता है। शिन चियोन उसे कहता है जितना ज्यादा तुम रेजिस्ट करोगी मुझे उतना ज्यादा मजा आएगा। सिर्फ 2 दिन में हमारी शादी होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगले 2 दिन में तुम मुझे इस तरह परेशान मत करो, ना मैं 2 दिन तक सब्र नहीं करूंगा और अभी वो सब कुछ कर दूंगा जो कि तुम्हारे साथ शादी के बाद करने वाला हूँ। हालांकि मुझे इसमें भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और साथ ही वो उसके गले को दबाता जा रहा होता है और हान सू जिन बेचारी उसका सांस बंद हो रहा होता है। जैसे ही वो उसको छोड़ता है हान सू जिन नीचे गिर जाती है, लंबे लंबे सांस ले रही होती है। शिन चियोन उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाते हैं। रात के वक्त गली का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं और गली में गार्ड्स होते हैं। उसी वक्त गली के कॉर्नर से एक बंदे को दिखाते हैं जो कि छुपकर उन गार्ड्स की तरफ देख रहा होता है और फिर वो वहीं से जंप करते हुए प्रिंसेस के रूम की तरफ चला जाता है। वो उसकी खिड़की के रास्ते से अंदर आ जाता है। हान सू जिन उसकी तरफ देखती है तो वो उसे इशारा करते हुए कहता है खामोश रहो, बाहर बहुत सारे गार्ड्स हैं, किसी को आवाज आ जाएगी। हान सू जिन उस लड़के को पहचानती है। वो भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है डैमपेक तुम अभी तक जिंदा हो और तुम कैसे हो? डैमपेक उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान था, मैंने आज तुम्हें देखा, डेथब्रिंगर ग्रुप वाले तुम्हें अपने साथ लेकर आ रहे थे, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि तुम बिना बताए यहाँ से चली गई थी। हान सू जिन उसे कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? डैमपेक उसे कहता है मैंने डेथब्रिंगर के लोगों को देखा था, वो तुम्हें यहीं पर इसी रूम में लेकर आ रहे थे। डैमपेक उसे कहता है मैंने डेथब्रिंगर ग्रुप के लीडर को पहली बार इतनी ज्यादा गुस्से में देखा है, लगता है कि तुम्हें पकड़ने में उसे काफी ज्यादा मुश्किल हुई होगी। हान सू जिन भी उसकी बात सुन के हैरान हो जाती है और साथ ही वो मुस्कुराते हुए सोच रही होती है लगता है कि उसने मो जियोन को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया होगा, इसी वजह से तो उसे वहाँ पर काफी मुश्किल हुई होगी। डैमपेक पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लेता हूँ, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, मैं तुम्हें फिर से मैग्यू से बाहर भेज दूंगा। हान सू जिन उसे कहती है नहीं, मुझे यहाँ से भागने की कोई जरूरत नहीं है। डैमपेक उसे कहता है लेकिन ऐसा क्यों? हान सू जिन कहती है यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे अपना मिशन पूरा करना है। डैमपेक भी उसकी बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है मुझे अपने ऑर्डर्स दो, मैं जहाँ तक हो सका तुम्हारी हेल्प करूंगा। हान सू जिन फिर उसे ऑर्डर्स देती है। वो उसे कहती है तुम्हें बाहर जाना है और वहाँ पर एक लड़का होगा जो मुझे ढूंढ रहा होगा, उसे जाकर मेरे बारे में बताना। जबकि मोशन को भी दिखाते हैं। मोशन भागता हुआ मैग्यू क्लैन की तरफ आ रहा होता है और वो मैग्यू क्लैन के बाहर एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है। मोशन अभी वहीं पर छुप कर देख रहा होता है कि वो कौन से रास्ते से अंदर जाएगा। दरवाजे के ऊपर भी काफी सारे गार्ड्स होते हैं और वो सभी का नकाब उतार कर भी उनके चेहरे को देख रहे होते हैं। मोशन कहता है क्योंकि इन लोगों ने मेरा चेहरा देखा हुआ है और यहाँ पर डेथब्रिंगर ग्रुप के लोग हैं, सभी के चेहरे चेक कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं कौन से रास्ते से अंदर जा सकता हूँ? उन्हें लगता है शायद मैं वहाँ पर आने वाला हूँ। मोशन अभी वहीं पर खड़ा होता है कि डैमपेक झाड़ियों में से निकलता है और वो अपने आसपास देख रहा होता है। मोशन उसे देखते ही वहीं पर साइड पे छुप जाता है और जल्दी से उसके पीछे वाली साइड से निकलता है और उसे सर से पकड़ते हुए सामने वाले दरख्त के साथ लगा लेता है और कहता है जल्दी से बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर किसको ढूंढ रहे हो? डैमपेक अपनी नजर को पीछे की तरफ घुमाता है तो मोशन के हाथ में 1000 डेथ ब्लेड होता है। वो उसे पहचान लेता है और कहता है ये तो प्रिंसेस की स्वर्ड है। वो मोशन से कहता है क्या तुम्हारा नाम मो जियोन है? मोशन कहता हाँ मेरा नाम मो जियोन है, तुम कौन हो? डैमपेक उसे अपना नाम बताता है। डैमपेक उसे कहता है मुझे यहाँ पर प्रिंसेस ने भेजा है ढूंढने के लिए। मोशन डैमपेक को छोड़ देता है। फिर डैमपेक उसे सारी बात बताता है कि प्रिंसेस को कहाँ पर रखा गया है और प्रिंसेस इस वक्त तुम्हारा इंतजार कर रही है कि कब तुम वहाँ पर आओगे। कल उसकी शादी होने वाली है शिन चियोन के साथ। मोशन भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में उसकी कल शादी होने वाली है? डैमपेक उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना, अरे मैग्यू के लीडर शिन चियोन के साथ कल उसकी शादी होने वाली है। मोशन कहता है लगता है कि तुम्हारा लीडर बहुत ज्यादा जल्दी में है। डैमपेक उसे कहता है वो हमेशा से हमारी प्रिंसेस के साथ शादी करना चाहता था, अब जबकि प्रिंसेस वापस आ गई है तो वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना चाहता। मोशन उसे कहता है पहले मैंने सोचा था कि दीवारों के ऊपर से चढ़ के चला जाता हूँ, लेकिन ये दीवारें तो बहुत ज्यादा ऊंची हैं। फिर मैंने सोचा कि दरवाजे से जाता हूँ तो वहाँ पर डेथब्रिंगर ग्रुप के लोग खड़े हैं। डैमपेक उसे कहता है मेन गेट से जाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम वहाँ से नहीं जा सकते, वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हैं और वैसे भी मेन गेट से जाने के लिए तुम्हारे पास एक टोकन होना चाहिए जिसको जिनपाई कहते हैं। मोशन अपने पास से जिनपाई वाला टोकन निकालता है और उसे कहता है क्या तुम इस बारे में बात कर रहे हो? डैमपेक उस टोकन को देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है हाँ ये तो जिनपाई है, मुझे एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है, तुम्हें जो कहाँ से मिल गया? ये तो हमारे मैग्यू क्लैन के लीडर ही किसी को देते हैं और ये बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है। और यहीं पर मोशन अपना एक बैकग्राउंड सीन दिखाता है जहाँ पर मोशन को हान सू जिन के दादाजी यानी कि डैनगुक अपने पास से जिनपाई यानी कि ये टोकन देते हुए कहते हैं ये हमारी दोस्ती की निशानी है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो, इस टोकन की मदद से तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। मोशन कहता है ये मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे दिया था। मोशन उसे कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरे कुछ काम आ सकता है क्योंकि उन लोगों ने मेरा चेहरा देखा हुआ है, अगर मैं इस टोकन के साथ भी वहाँ पर जाऊंगा तो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। डैमपेक उसे कहता है तो फिर तो सोचना पड़ेगा कि हम लोग कौन से सीक्रेट रास्ते से अंदर जा सकते हैं, वैसे मेरे पास एक सीक्रेट रास्ता तो है पर वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। मोशन उसे कहता है चलो पहले वो रास्ता दिखाओ। फिर वो दोनों भागते हुए साइड पर चले जाते हैं। साइड पर गटर होता है,
मैग्यू क्लैन एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है, इसलिए वो गटर का सारा पानी ऊपर से नीचे एक रास्ते से आता है, यानी कि एक टनल होती है जिसके अंदर से उनका सारा गंदा पानी नीचे आता है। मोशिन वहाँ पर जाते ही अपनी नाक पे हाथ रख लेता है और उसे कहता है ये क्या है, यहाँ से इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है। डैमबेक उसे कहता है यही तो वो सीक्रेट रास्ता है, ये टनल है जिसके रास्ते से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। हालांकि इस टनल के अंदर से हमारे सारे के सारे मैग्यू क्लैन का सीवरेज का पानी और सारे गटर का पानी यहीं से गुजरता है। मोशिन बेक डैम से कहता है क्या तुम पहले कभी इस रास्ते से अंदर गए हो। डैमबेक भी अपनी नाक को बंद करके खड़ा होता है और कहता है नहीं, मैं यहाँ पर कभी नहीं आया, ऐसे भी मैं यहाँ पर आऊंगा क्यों, यहाँ पर तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है, मैं इस रास्ते से क्यों जाऊंगा जब तक कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी वजह ना हो। मोशिन उसे कहता है अच्छा मुझे ये बात बताओ, क्या अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो क्या हम लोग दूसरी तरफ निकल पाएंगे या नहीं। डैमबेक उसे कहता है हाँ हम लोग लाजमी दूसरी तरफ निकलेंगे। नेक्स्ट डे शिनचियोन का दिखाया जाता है जो कि अपने दरबार में खड़ा होता है। उसके डेथब्रिंगर ग्रुप का लीडर उसके पास आता है। शिनचियोन कहता है तुमने वहाँ पर मेरे 20 लोगों को मरवा दिया, लेकिन फिर भी तुम एक आदमी को नहीं मार सके। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारी प्रिंसेस किसी मॉन्स्टर को अपने साथ लेकर आएगी और वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। डेथब्रिंगर ग्रुप का लीडर उनसे कहता है मैग्यू लीडर, हमने अपने सारे लोगों को इस बारे में बता दिया है, उसकी शक्ल के बारे में कि वो कैसा दिखता है। अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो हम लोग उसे जरूर पकड़ लेंगे। साथ ही हम लोगों ने अपने डिफेंसेस को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। मुझे लगता है कि वो कल की शादी को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। शिनचियोन उसे कहता है अगर वो वाकई में यहाँ पर आता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको जिंदा पकड़ कर लाओ, कि मुझे लगता है कि वो हमारी शादी से पहले यहाँ पर जरूर आएगा हमारी प्रिंसेस को यहाँ से लेकर जाने के लिए। अब मैं अपनी दुल्हन के सामने उसका सर काटूंगा क्योंकि मेरी दुल्हन के लिए उसका कटा हुआ सर बिल्कुल एक परफेक्ट गिफ्ट होगा। क्योंकि दूसरी तरफ डैमबेक और मोशिन दोनों ही उस गटर में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। डैमबेक अपने पास से रुमाल निकालता है और उसे अपने नाक के अंदर ठूंस लेता है और साथ ही एक रुमाल निकाल कर वो मोशिन को देता है और कहता है तुम भी अपने नाक में लगा लो। उसी वक्त वो माउंटेन एरिया हिलना शुरू हो जाता है क्योंकि अंदर से बहुत ही प्रेशर के साथ पानी निकल रहा होता है। क्योंकि देखते ही देखते बहुत ही स्पीड के साथ अंदर से बहुत ज्यादा पानी निकलता है। डैमबेक भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। क्या वो मोशिन को क्या जवाब देगा। मोशिन उसे कहता है तुमने तो कहा था कि यहाँ से बस इस तरह का फ्लो निकलता है, अब ये इतना ज्यादा पानी कहाँ से आ गया। मुझे नहीं लगता कि नाक में इस तरह रुमाल देने से हम लोग इस बड़े प्रेशर से बच पाएंगे। डैमबेक उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये किसी वक्त एक बार ऐसा करते हैं दिन में जब ऊपर बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है। जबकि उन्होंने एक बार पानी को रिलीज कर दिया है तो अगले 1-2 घंटे तक वो लोग पानी को रिलीज नहीं करेंगे। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों ही उस गटर वाली टनल के अंदर चले जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 52 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के एपिसोड 53 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोशिन और डैमबेक दोनों ही गटर के अंदर चले जाते हैं, सॉरी गटर नहीं उस टनल के अंदर चले जाते हैं जहाँ से गटर का पानी बहता है। और वहीं पर ऊपर की तरफ भी दिखाते हैं कि सारे के सारे लोग उस गटर के अंदर अपना पानी फेंक रहे होते हैं। ये बड़े बड़े डोल के अंदर पानी डालकर उस नाली के अंदर कैसे फेंक सकते हैं, पता नहीं ये लोग कहाँ से गंदा पानी उठाकर ला रहे हैं। तो यहाँ पर एक औरत को भी दिखाया जाता है जो कि बाल्टियां भर के गंदे पानी को अपने साथ कुएं में डाल रही है या फिर वो टनल के साथ जुड़ा हुआ है। वो सारे का सारा गंदा पानी एक बड़े से पूल में इकट्ठा होता है क्योंकि पहाड़ी के ऊपर है। जब वो पूल भर जाता है तो वो वहाँ से दरवाजे को ओपन करते हैं ताकि वो सारे का सारा गंदा पानी बहता हुआ टनल के रास्ते से पहाड़ी से नीचे चला जाए। क्योंकि उस बड़े पूल के पास भी काफी सारे वर्कर काम कर रहे हैं। वहाँ पर एक बंदा कहता है कल बड़ी शादी होने वाली है, इसलिए तो आज सारे लोग घर की सफाई कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा पानी बहाया जा रहा है। हमें बार बार इस ब्रिज को ओपन करना पड़ता है। इस टनल के अंदर का दिखाया जाता है। डैमबेक अपने हाथ में एक छोटा सा लाइटर लेकर आगे आगे चल रहा होता है जबकि मोशिन उसके पीछे पीछे होता है। डैमबेक उसे कहता है जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे उतनी ज्यादा स्मेल बढ़ती जाएगी। डैमबेक फिर से अपने पास से रुमाल के टुकड़े निकालता है और उसे कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था इसे अपने नाक में ठूंस लो, अच्छा रहेगा। मोशिन उसे कहता है नहीं तुम अपने पास ही रखो, इतनी स्मेल को तुम्हें बर्दाश्त कर ही सकता हूँ। डैमबेक फिर से आगे चलना शुरू करता है और कहता है क्योंकि यहाँ पर हवा नहीं है इसलिए यहाँ पर स्मेल बहुत ज्यादा है। पर यहाँ पर फिर से डैमबेक गलत साबित हो जाता है क्योंकि वो आगे चल रहा होता है। उसी वक्त आगे से बहुत ही तेज हवा चलती है। डैमबेक हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर हवा नहीं है, फिर अचानक से ये हवा कहाँ से आ गई। जबकि मोशिन समझ जाता है कि ये सारी हवा इसलिए आ रही है क्योंकि पीछे से उन्होंने गटर के पाइप को खोल दिया है और पानी आने वाला है। ऐसा ही होता है, सामने से बहुत ज्यादा गंदा पानी आ रहा होता है। मोशिन डैमबेक से कहता है तुमने तो कहा था कि उन्होंने एक बार गटर के पानी को खाली कर दिया है, अब दोबारा ये पानी नहीं आएगा, अब ये पानी कहाँ से आ रहा है। डैमबेक उसे कहता है हाँ मैंने ऐसा कहा तो था, मुझे पता था कि दिन में सिर्फ एक ही बार उस गटर के पूल को खाली किया जाता है, लेकिन हो सकता है कि शादी की वजह से लोग ज्यादा पानी
पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अपना लाइटर मोशन की तरफ फेंक देता है और साथ ही आगे बढ़ जाता है। मोशन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है और कहता है लगता है कि ये भी फिस्ट फाइटर है, चलो देखते हैं कि ये लड़का क्या कर सकता है। डैमबेक आगे बढ़ता है और पानी के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं और वो अपनी फिस्ट को यूज करते हुए सामने की तरफ पंच मारता है ताकि वो सारे का सारा पानी उसके हाथ से निकलने वाली फोर्स से टकराकर साइडों से होकर गुजर जाए और वो दोनों बिल्कुल सेफ रहे। मोशन भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है क्योंकि मोशन भी एक फिस्ट फाइटर है। मोशन पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है और कहता है ये लड़का अपनी फिस्ट की एनर्जी को यूज करते हुए पानी के अंदर एक रिपल बना रहा है ताकि वो पानी हमारी साइडों से गुजर जाए। इसके अलावा मैं पहली बार एक फिस्ट फाइटर को देख रहा हूँ जो कि इतनी अच्छे से अपनी की पावर को यूज कर सकता है, लेकिन उस पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और हमारा डैमबेक भी अपनी फिस्ट की पावर को यूज करने में काफी ज्यादा कच्चा है। डैमबेक भी काफी घबरा जाता है और कहता है अब क्या होगा, ये सारे का सारा पानी तो मेरी फिस्ट को भी पीछे की तरफ धकेल रहा है। मोशन उसके पाँव की तरफ देखता है तो उसके पाँव पीछे की तरफ हट रहे होते हैं। मोशन को समझ आ जाती है कि ये लड़का नहीं कर पाएगा। मोशन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और डैमबेक के मुंह के सामने करते हुए अपना पंच बनाता है और जैसे ही वो अपना पंच बनाता है उसकी पावर रिलीज होती है और उसकी पावर के रिलीज होते ही वो सारे का सारा पानी साइडों से होकर गुजरना शुरू हो जाता है। डैमबेक भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो अपने अलावा किसी को पहली बार देख रहा है इतनी पावरफुल फिस्ट को यूज करते हुए। डैमबेक कहता है लगता है कि सर ने बहुत ही स्लोली अपने पंच को डिलीवर किया था क्योंकि अगर ये फुल पावर को यूज करते ये तो इस पूरी टनल को ही उड़ा देते। मुझे लगता है कि ये सर बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, मेरे मुकाबले में इनकी की पावर तो बहुत ज्यादा है। मोशन उसके लाइटर को उसकी तरफ फेंकता और कहता है पता नहीं दोबारा कब से ऊपर से पानी आ जाए, चलो जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त उस पूल एरिया की तरफ दिखाते हैं। उस पूल के अंदर सारा पानी जब खाली हो जाता है उसके साइड के ऊपर जो गेट लगा होता है जो कि इस टनल से जुड़ा है वो नीचे की तरफ शट हो रहा होता है। वहीं पर एक वर्कर होता है जो कि एक बूढ़े आदमी से कहता है ग्रैम्स मैं खाना लेने के लिए जा रहा हूँ इसलिए जल्दी से गेट को बंद कर दो तब तक कि ये पुल दोबारा भर नहीं जाता। जबकि वो बुढ़ा आदमी वहाँ पर बैठा बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और उसे कहता है वहाँ से क्या फर्क पड़ता है, बहुत ही जल्दी इस पूल में फिर से भर जाना है तो गेट को ओपन ही रहने देते हैं, पानी स्लोली स्लोली बहता रहेगा। तो दादाजी तो कुछ ज्यादा ही आलसी होते हैं इनकी वजह से कि वो गेट को क्लोज नहीं कर रहे। वहीं पर गेट के नीचे से मोशिन और डैमबेक निकलते हैं। वो लोग वहाँ से निकलते ही बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग वहाँ से भागते हुए एक दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहीं पर घर के अंदर काफी सारे यूनिफॉर्म टंगे होते हैं। वो दोनों वहाँ से कपड़े उतारते हैं और अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। डैमबेक मोशिन से कहता है जब मैं यहाँ से तुम्हें ढूंढने के लिए गया था तब तो यहाँ पर इतने ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। साथ ही वो उसे कहता है जहाँ पर प्रिंसेस को रखा गया है उस बिल्डिंग तक पहुँचना बहुत ज्यादा आसान है, हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। मोशिन उसे कहता है नहीं हम लोग उस बिल्डिंग में नहीं जा रहे। डैमबेक भी ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है। मोशिन उसे कहता है मैंने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग वहाँ पर नहीं जा रहे तुम्हारी प्रिंसेस को बचाने के लिए। नेक्स्ट सीन हान सुजिन का दिखाया जाता है। नौकरानियां उसके सामने बहुत सारा खाना रखती हैं और उसे कहती हैं प्रिंसेस अपने खाने को एंजॉय करें, लेकिन प्रिंसेस का तो मूड बना हुआ है, वो किसी भी खाने को हाथ भी नहीं लगाती। वहीं पर बैठी सोच रही होती है क्या हो गया, क्या डैमबेक अभी तक वापस क्यों नहीं आया, पता नहीं उसे मोशिन मिला होगा या नहीं। डैमबेक मोशिन से पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हम लोग प्रिंसेस को बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे। चिल्लाकर उसे कहता है प्रिंसेस ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है कि तुम उसे बचाने के लिए नहीं जाने वाले। मुझे तो लगा था कि शायद वो तुम्हें इसलिए बुला रही है क्योंकि उसे तुम पर भरोसा है कि तुम उसको बचा सकते हो। मोशिन उसे कहता है अगर मैं वहाँ पर जाकर हान सुजिन को बचा भी लाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो शिन चियोन तुम्हारी इस प्रिंसेस की जान छोड़ देगा, वो फिर भी उसका पीछा करेगा। कल की शादी के समारोह में वहाँ पर बहुत सारे मैग्यू क्लैन के एल्डर्स आने वाले हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एल्डर्स भी आने वाले हैं जो कि मास्टर डैंग गैग के बहुत ही रिलेटिव थे, बहुत ही करीबी थे और उन्हें पसंद करते थे। कल हम लोग उन सभी एल्डर्स को दिखा देंगे मैग्यू क्लैन का लीडर बनने के लायक कौन है और असल स्ट्रॉन्ग कौन है। हम लोग कल मैग्यू क्लैन के लीडरशिप को चेंज करने वाले हैं। डैमबेक उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे कैसे, शिन चियोन को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शिन चियोन की जगह पर नया लीडर बनेगा कौन, कहीं ऐसा तो नहीं तुम कहना चाहते हो कि तुम शिन चियोन को हरा सकते हो। डैमबेक उसे कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसको नहीं हरा सकते, जितना तुमने इसको आसान समझ लिया है ये इतना आसान है नहीं। वहाँ पर शिन चियोन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, हम लोग तो शिन चियोन तक पहुँच भी नहीं पाएंगे क्योंकि उसके 4 पर्सनल गार्ड्स हैं जो कि बहुत ही एलीट किस्म के वॉरियर्स हैं। मोशिन हंसते हुए उससे कहता है अगर वो 4 लोग हैं जो कि एलीट क्लास के वॉरियर्स हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं और तुम है ना, हम दोनों उन चारों से मुकाबला करेंगे। डैमबेक उसे कहता है अच्छा तो शिन चियोन का क्या होगा, उसको हम लोग कैसे हराएंगे। मोशिन उसे कहता है उसको तो तुम्हारे मैग्यू क्लैन का नया लीडर ही हराएगा, यानी कि तुम्हारी प्रिंसेस हराएगी। डैमबेक उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें शिन चियोन की पावर्स के बारे में पता नहीं है, वो अपनी मार्शल आर्ट्स की पीक लेवल पर है, हमारी प्रिंसेस उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं प्रिंसेस को कुछ ज्यादा ही कम मांग रहा हूँ, लेकिन प्रिंसेस बहुत ज्यादा वीक है और ऊपर से वो एक लड़की है। मोशिन उसे कहता है परेशान ना हो, मुझे पता है कि मेरी हान सुजिन ये कर लेगी, मेरे ऊपर भरोसा
भरोसा रखो, मैं इस सभी को मुमकिन बना दूंगा। उसके साथ फाइट करेगी और उसे हराएगी भी, और साथ ही वो मैग्यू क्लैन की नई लीडर बनेगी। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। शिनचियोन रात के वक्त अपनी होने वाली बीवी को देखने के लिए आता है। उसकी होने वाली बीवी आराम से बैठी होती है और उसने अभी तक खाने को हाथ भी नहीं लगाया। ये देखकर तो वो काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने इतना महंगा खाना उसके लिए मंगवाया है और उसने खाने को हाथ भी नहीं लगवाया। शिनचियोन उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, खाना खाने से तुम्हें एनर्जी मिलेगी और एनर्जी से तुम मेरे सामने एक बार फिर से बगावत कर सकोगी। मैंने ये सारे का सारा खाना अपने मैग्यू क्लैन के बाहर से मंगवाया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ऐसा तो नहीं कल की शादी की वजह से तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो कि तुम्हें खाना खाने की भी याद नहीं रही। हां सुजिन जहाँ पर एक बहुत ही सॉलिड सा डायलॉग मारती है। वो उसे कहती है कि सारे का सारा खाना जहाँ पर ओपन पड़ा है और तुम भी यहीं पर सांस ले रहे हो। तुम्हारी सांस के साथ मिला हुआ खाना खाने से तो अच्छा है मैं किसी कुत्ते के साथ बैठकर खाना खा लूं। अब शिनचियोन भी बहुत बड़ा कमीना है। वो आगे बढ़ता है और उसको सर से पकड़ते हुए टेबल के ऊपर दबा देता है और साथ ही खाना उठाकर उसके मुंह में ठूंसना शुरू करता है। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक कुत्ते की तरह ट्रीट करूँ, तो फिर ठीक है। अगर तुम किसी कुत्ते के साथ ही बैठकर खाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक कुत्ते की तरह ही खाना खिलाऊंगा। तो जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूंस रहा होता है और साथ ही उसे कहता है, चलो अब साथ साथ भौंको भी जिस तरह एक कुत्ता भौंकता है। जबकि हां सुजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साथ ही उसके हाथ पे काट लेती है। हां सुजिन तो वाकई में कुत्ता बन गई है। शिनचियोन काफी गुस्सा हो जाता है और साथ ही उसे टेबल से नीचे की तरफ पटक देता है और कहता है, ये तुमने क्या कर दिया, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और तुम वाकई में कुतिया बन गई हो। शिनचियोन आगे बढ़ता है और उसे कहता है, तुम्हारे नखरू को देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। तुम उन सारी औरतों से बहुत ज्यादा अलग हो जो मेरे सामने आते ही अपना सर झुका देती हैं और कपड़े उतार देती हैं। तुम उन सभी औरतों की तरह नहीं हो, इसीलिए तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तुम मेरे साथ अकेले में तो चाहे जो मर्जी कर सकती हो, लेकिन कल वहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स आने वाले हैं हमारी शादी में, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करो, इससे तो मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। हां सुजिन उसे कहती है, लगता है कि तुम बहुत ज्यादा डर रहे हो, लगता है कि तुम इस बात से डर रहे हो अगर मैं वहाँ पर तुम्हारे सामने इस तरह का कुछ बिहेव करूंगी तो वो सारे लोग यही समझेंगे कि शिनचियोन तो अपनी बीवी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो क्या मैग्यू को कंट्रोल करेगा। शिनचियोन को उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा आता है और वो अपनी उंगलियों को यूज करते हुए उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट को पिंच कर देता है, तो वहीं पर हैंग हो जाती है। हां सुजिन बिल्कुल वहाँ पर एक जिंदा लाश की तरह गिर जाती है और उसे कहती है, तुमने अभी भी मेरी बॉडी के साथ क्या किया। शिनचियोन उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम आधे ही घंटे में उठकर चलने फिरने के काबिल हो जाओगी, कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं नहीं चाहता कि कल की वेडिंग तुम्हारे नाज नखरू की वजह से खराब हो जाए। कुछ दिनों के बाद तुम ठीक हो जाओगी तो फिर जो चाहे वो करना, मुझसे जो हो सकता है वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा ताकि तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दो, मेरी होने वाली बीवी। और इतना क्या कि वो वहाँ से चला जाता है, जबकि हां सुजिन मोशियोन को याद कर रही है। मोशिन साहब तो वहीं पर घर के ऊपर बैठे होते हैं छत के ऊपर, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो शादी शुरू हो। जैसे ही अगले दिन सुबह सुबह सूरज निकलता है तो सूरज निकलने के साथ ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दूल्हे को तैयार किया जा रहा होता है, उसे दूल्हे का लिबास पहनाया जाता है, जबकि उसी वक्त उसके पास डेथब्रिंगर ग्रुप का लीडर भी आता है और उसे बताता है, हमने पूरे के पूरे एरिया को स्कैन किया है, पूरे मैग्यू में वो लोग कहीं पर भी नहीं है, वो लड़का हमें नहीं मिला, हमें नहीं लगता कि वो इस शादी में आएगा। मुझे लगता है कि शायद उसे तुम्हारे बारे में पता होगा कि हमारा लीडर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो डर कर वापस चला गया है। शिनचियोन उसे कहता, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो बहुत ही बुरा है, मैं उसका सर काट कर अपनी बीवी को तोहफे में देना चाहता था, लेकिन ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि मैं अपनी होने वाली बीवी को तोहफा नहीं दे पाऊंगा। फिर वो दूल्हा बनकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जबकि उसके सामने बड़े बड़े टेबल्स लगे होते हैं और उन टेबल के ऊपर बहुत सारे एल्डर्स बैठे होते हैं और वहीं पर गाना बजाने वाले भी होते हैं, यानी कि पूरी की पूरी शादी का बंदोबस्त किया गया है। और इस शादी में क्या होने वाला है ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की एपिसोड 54 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था गाना बजाना हो रहा है, शादी की तैयारियां हैं, धूमधाम मची हुई है, दूल्हा अपनी सीट के ऊपर बैठा हुआ है, दुल्हन का इंतजार किया जा रहा है, जबकि वहीं पर बहुत सारे एल्डर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया। हमारे पुराने लीडर डैनगो की पोती के साथ शिनचियोन शादी कर रहा है। मैंने तो सुना था हमारी प्रिंसेस यहाँ से भाग गई है। दूसरे एल्डर उसे कहते हैं, मैंने सुना है कि काली उसको पकड़ कर लाया गया है और आज इनकी शादी हो रही है। एक एल्डर कहते हैं, मैंने तो यहाँ तक सुना है, मुझे लगता है कि उस लड़की बेचारी को शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि वो लड़की शिनचियोन को जरा भी पसंद नहीं करती। वो लड़की तो क्या, मुझे नहीं लगता कि और भी कोई लड़की इसको पसंद करेगी। उनमें से एक एल्डर कहते हैं, शिनचियोन बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा रूलर बनने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि उस लड़की को इसे मना करना चाहिए। दूसरे एल्डर उसे कहते हैं, उस लड़की का दिल तो बहुत है, लेकिन वो बच्ची बेचारी बहुत ज्यादा मजबूर है, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। वो सारे के सारे एल्डर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त एक नौकर आता है और शिनचियोन से कहता है, प्रिंसेस यहाँ पर आ चुकी है।
शिनचियोन के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी दुल्हन जहाँ पर आने वाली है और वो बंदा उन सभी से कहता है बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारी दुल्हन आने वाली है और उसके बाद हम लोग शादी की रस्म को पूरा करेंगे। साथ ही बाजा बजाने वाले बाजा बजाना शुरू कर देते हैं। जबकि वहीं पर दुल्हन की एंट्री होती है। वो सारे के सारे लोग दुल्हन की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि दुल्हन उनको बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। वो सारे कहते हैं क्या ये वाकई में वही लड़की है जिसे हम जानते हैं? ये लड़की आज तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। शिनचियोन भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। वो भी कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हान सुजिन चलती हुई उन सारे लोगों के सेंटर से सीधी ऊपर स्टेज की तरफ जा रही होती है। हान सुजिन की बॉडी के ऊपर उसने की पॉइंट्स को क्योंकि प्रेस किया हुआ है इसलिए वो ज्यादा कुछ बातचीत नहीं कर सकती, ना ही अपना मुंह खोल सकती है। चलती हुई उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। शिनचियोन अपने नौकर से कहता है लेकर आओ और वो एक ट्रे में 2 कप लेकर आते हैं जिनके अंदर अल्कोहल होती है। यहाँ पर शादी की रस्म कुछ इस तरह होती है। दोनों एक एक कप उठाएंगे और अपने कप को पिएंगे और उन दोनों की शादी हो जाएगी। शिनचियोन अपने कप को जल्दी से उठा लेता है और उससे कहता है ऐसे ही तुम इस कप को उठाकर पियोगी, हम दोनों एक मैरिड कपल बन जाएंगे, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बन जाएंगे। और साथ ही वो उसे आस्था सी आवाज में कहता है आज के बाद तुम मेरी होने वाली हो, फिर चाहे तुम जिंदा हो या मरी हुई हो तुम रहोगी मेरी ही। शिनचियोन नौकरानी से कहता है उसका कप भी मुझे दे दो, मैं अपने हाथों से उसको पिलाता हूँ। ये बात सुनते ही वो सारे के सारे लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कह रहे होते हैं हमारा लीडर तो देखो जरा, शादी होते ही ये अपनी बीवी का हो गया। ये बात वाकई में सच है। एक लीडर जो कि बाहर से बहुत ज्यादा सख्त है और दूसरे मर्दों के साथ सख्ती से पेश आता है, घर में अपनी बीवी के सामने तो देखो किस तरह पेश आ रहा है, उसके नहरे उठा रहा है और उसे खुद अल्कोहल पिला रहा है। शिनचियोन भी अपने बुरे से चेहरे के साथ हंसने की कोशिश करता है। शिनचियोन को सारी बातों का पता होता है। शिनचियोन हान सुजिन से आहिस्ता सी आवाज में कहता है मुझे पता है कि तुमने अपनी सारी एनर्जी को यूज करते हुए अपने मुंह को टाइटली बंद किया हुआ है, और अगर मैं तुम्हारे मुंह को ओपन भी करवा लेता हूँ और तुम अपने मुंह में अल्कोहल को भर भी लेती हो तो तुम मेरे ऊपर थूक दोगी, इसलिए मैं तुम्हें ये अल्कोहल तो कभी भी नहीं पिलाने वाला। मैं इस कप को सिर्फ तुम्हारे होंठों के साथ लगाऊंगा और साथ ही उतार लूंगा। देखने वालों को ऐसा ही लगेगा कि तुमने इसको पी लिया है, हम दोनों शादीशुदा कपल बन जाएंगे। और शिनचियोन बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो कप को उसके होंठों के साथ लगाता है और कहता है अगर तुम्हें रिबेल करना है तो यही वक्त है। उसी वक्त पीछे से एक पत्थर उड़ता हुआ आता है और शिनचियोन के हाथ के ऊपर लगता है और उसके हाथ से वो कप नीचे गिर जाता है। शिनचियोन गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है किस बेवकूफ ने ये हरकत की है, किसकी इतनी हिम्मत हुई एक्यों के लीडर के ऊपर अटैक करे। और यहीं पर मोशन की एंट्री होती है। मोशन हान सुजिन से कहता है दुल्हन के कपड़े पहनकर तो तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, हरियर के कपड़ों में तुम इतनी अच्छी नहीं दिखती। मोशन वहीं पर छत के ऊपर खड़ा होता है। हान सुजिन भी उसे देख लेती है। सारे के सारे शादी में आए हुए मेहमान भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर इस लड़के को क्या लगता है कि ये कौन है कि अचानक यहाँ पर आकर हमारी शादी को खराब कर रहा है। शिनचियोन भी उसकी तरफ देखकर पहचान जाता है और कहता है कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसे ये अपने साथ लेकर आई है। मोशन ऊपर से नीचे जंप करता है और नीचे आ जाता है सीधा हान सुजिन के पास, और वो आते ही हान सुजिन को संभाल लेता है और यहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक सा सीन बन गया है। हान सुजिन मोशन से पूछती है तुम्हें इतना टाइम कहाँ पर लग गया, तुम पहले नहीं आ सकते थे क्या? जबकि मोशन उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो हान सुजिन को वापस दुल्हन की चेयर के ऊपर बिठा देता है। मोशन उसको वहाँ पर बिठाने के बाद शिनचियोन वू से कहता है तुम्हारा नाम शिनचियोन वू है जो कि मैक्यू का करंट लीडर है। शिनचियोन वू उसकी तरफ देखकर हंसता है और कहता है हाँ मैं ही इस क्लैन का लीडर हूँ। और साथ ही वो उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम यहाँ पर खुद ही चले आए। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को तोहफे में क्या दूंगा, वैसे मैं तुम्हारा सर काट कर इसको देने वाला था। अब जबकि तुम आ गए हो तो कम से कम मेरा ये मसला तो हल हो गया है। शिनचियोन चिल्लाकर अपने दोनों वॉरियर्स का नाम पुकारता है जिसका नाम डूगन और गैंगजा होता है। वो उनसे कहता है जल्दी आओ और इसका सर काट कर दो, और वो दोनों ही जंप करते हुए पीछे से वहाँ पर उतर आते हैं। वो उन दोनों के पास तलवारें होती हैं। वो अपनी तलवार के साथ मोशन के ऊपर अटैक करते हैं। मोशन भी अपनी तलवार के साथ उनके अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही उन दोनों को पीछे की तरफ झटक देता है। मोशन कहता है क्या तुम दोनों भी डेथ ब्रिंगर ग्रुप से हो? साथ ही मोशन जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार के साथ उनके ऊपर स्ट्राइक लगाता है और वो दोनों ही उड़ते हुए पीछे जाकर शादी की टेबलों के ऊपर गिरते हैं और टेबल के ऊपर पड़ा हुआ सारा खाना भी खराब कर देते हैं। मोशन के हाथ में 1000 डेथ ब्लेड होता है। वो हान सुजिन से कहता है तुम अपने ब्लेड को जंगल के अंदर ही छोड़ आई थी, लेकिन अब फिलहाल के लिए मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। और वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे चला जाता है। शिनचियोन सोच रहा होता है मैंने तो सुना था कि ये लड़का एक फिस्ट वॉरियर है, लेकिन ये तो एक तलवार चला रहा है, लगता है कि इसे तलवारबाजी भी आती है। ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक फिस्ट वॉरियर जो कि तलवारबाजी जानता है। वो दोनों वॉरियर्स भी उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं लगता है कि हमने इस लड़के को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया। ये कोई एवरेज
एवरेज वॉरियर नहीं है बल्कि एक प्रोफेशनल बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर है और वो दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मोशन के साथ फायर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मोशन यहीं पर खड़े होकर उन सभी से कहता है, मैं तुम सभी से कहता हूँ मेरा तुम सब लोगों से कोई भी झगड़ा नहीं है। अगर तुम सब लोग मरना नहीं चाहते तो मेरे मसले में मत पड़ो, मुझसे दूर रहो। वो सारे एल्डर कहते हैं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, इसने यहाँ पर आकर हमारे लीडर की शादी को खराब कर दिया, इसको तो इसके लिए सजाए मौत दी जानी चाहिए और ऊपर से ये हमें धमकी दे रहा है हम लोग इसके रास्ते में ना आए। उनमें से एक एल्डर कहते हैं यहीं पर रुक जाओ, मुझे लगता है कि इस लड़के के पास ऐसा करने की कोई ना कोई वजह जरूर होगी। जबकि वो वॉरियर कहते हैं इस तरह के लोगों को ऐसा बुरा काम करने के लिए किसी किस्म की वजह की जरूरत नहीं होती। दूसरा वॉरियर कहता है अगर कोई भी हमारे मैग्यू के लीडर के ऊपर अटैक करेगा उसके लिए सिर्फ मौत ही इंतजार कर रही है, उसे और कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मोशन उनमें से एक को अपनी तलवार से ब्लॉक करता है जबकि दूसरा भी साथ ही उसके ऊपर अटैक करता है। मोशन उसके अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। वो दोनों वॉरियर्स अपनी तलवार को मोशन के ऊपर चला रहे होते हैं जबकि मोशन अकेला उन दोनों की तलवार के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। वो दोनों एक साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं लेकिन मोशन वहाँ से जल्दी से गायब होकर उनके पीछे चला जाता है। इस बात से वो हैरान तो होते हैं लेकिन जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं तुम्हें मारने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। उनमें से एक वॉरियर अपने फुल स्पेशल मूव को यूज करता है, अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है और जैसे ही वो कहता है अशूरा मूनलाइट स्वर्ड आर्ट्स, मोशन मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेशल स्किल है, इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। शादी में आए हुए जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे स्वर्ड आर्ट टेक्निक को पहचानते हैं। वो सारे पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं क्योंकि जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करेगा आसपास के सारे लोग भी इससे इफेक्टेड होंगे। वो सारे चिल्लाकर कह रहे होते हैं जल्दी से यहाँ से भागो, अगर हम लोग इस टेक्निक की जद में आ गए तो हम सब लोग मुफ्त में मारे जाएंगे। जबकि शिनचियोन तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही, अपनी फुल पावर को रिलीज करो और इस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर दो। तो वो वॉरियर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम द पाथ ऑफ द ब्राइट ब्लड होता है उसको यूज करता है और सामने की तरफ पावर का एक हॉरिकेन बनाकर रिलीज करता है। जबकि मोशन के हाथ में भी उसकी तलवार है। मोशन अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। उस धमाके के इफेक्ट्स इतने जबरदस्त होते हैं कि बाकी के सारे मेहमान भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि दूर से भी दिखाते हैं कि दूर से भी उस महल के अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है। वो दोनों वॉरियर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। वो कहते हैं लगता है कि हमने कर दिया, हमने उसको मार दिया है। लेकिन जैसे सामने से धुआं हटता है मोशन वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा ये मूव तो सबसे ज्यादा पावरफुल मूव था, फिर ये लड़का इससे बच कैसे सकता है, ये तो एक मॉन्स्टर है, इसकी बॉडी के ऊपर तो एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं है, अभी तक तो इसको मर जाना चाहिए था। सुजिन भी मोशन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है। शिनचियोन भी काफी घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कोई पावरफुल वॉरियर भी यहाँ पर क्यों ना हो, वो भी हमारी स्पेशल टेक्निक के सामने जरूर काम जाएगा। फिर इस बंदे की बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच भी क्यों नहीं आया, ऊपर से ये लड़का कोई स्वर्ड मास्टर भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक फिस्ट फाइटर है। लेकिन फिर भी इसने तलवार की पावर को इतनी आसानी से ब्लॉक कर लिया, वो भी सिर्फ अपनी तलवार से। एक फिस्ट फाइटर के लिए ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन है। मोशन उन दोनों वॉरियर से कहता है लगता है कि अब मेरी बारी है। जैसे ही वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ने लगता है उसी वक्त एक पीछे से एक और वॉरियर आता है। उस वॉरियर ने एक्समैन के वुल्वरीन की तरह बड़े बड़े नाखून पहने होते हैं। वुल्वरीन के तो हाथों से नाखून निकलते हैं, इसने पंजा पहना हुआ है। उसने अपने दोनों हाथों के ऊपर वो पंजे पहने होते हैं जिनके अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं और वो मोशन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन मोशन उसके अटैक को भी अवॉइड कर लेता है। वो वॉरियर भी अपने अटैक को नाकाम करने के बाद वहीं पर उतर आता है। मोशन उसे कहता है क्या तुम भी डेथ ब्रिंगर ग्रुप के एक मेंबर हो। वो मास्टर उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है। जबकि उसी वक्त वहीं पर चौथा वॉरियर भी आ जाता है। वही 4 वॉरियर्स हैं जिनके बारे में डैमबेग ने कहा था। उसके पास उसकी जंजीर होती है, वो अपनी जंजीर से उनके ऊपर अटैक करता है। यहीं पर डैमबेग की एंट्री होती है। वो अपने पंच को यूज करते हुए उसकी जंजीर को ब्लॉक कर लेता है और उनसे कहता है यहाँ पर 4 के मुकाबले में 1 था, कैसा रहेगा 4 के मुकाबले में 2 हो जाए। तो वॉरियर्स में से चौथा वॉरियर माजांग होता है। माजांग उसे कहता है प्रिंसेस का कुत्ता यहाँ पर अपनी प्रिंसेस के लिए आ गया है, तो देखते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर पाते हो। डैमबेग भी उसकी सॉलिड बेइज्जती करते हुए कहता है माजांग तुम बहुत बड़े कमीने हो, तुमने हमेशा ही हमारी प्रिंसेस को बहुत ही बुरे से ट्रीट किया है, हालांकि तुम कुछ भी नहीं हो, अपनी जंजीर के बिना तुम तो किसी से फाइट भी नहीं कर सकते। माजांग उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपनी जंजीर को उसकी तरफ फेंक देता है। लेकिन डैमबेग उसकी जंजीर को अवॉइड करते हुए अपने आप को बचा लेता है और बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़कर उसे पंच मारता है। वो पहले उसे एक पंच मारता है और साथ ही उसे दूसरा पंच मारता है जिससे माजांग भी पीछे की तरफ हट जाता है। जबकि एक्समैन वाला वुल्वरीन भी जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अपने पीछे भी देखना चाहिए, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जैसे ही वो अपने क्ला के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, डैमबेग पीछे की तरफ जंप करते हुए अपने आप को बचा लेता है। जबकि मोशन भी बाकी
बाकी के वॉरियर्स के साथ फाइट करना स्टार्ट करता है, जिन दो वॉरियर्स के साथ वो पहले से फाइट कर रहा था। और बाकी की फाइटिंग हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर हम लोग एपिसोड 54 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मुशिन और डैमबेग दोनों ही वहाँ पर मौजूद 4 गार्ड्स के साथ फाइट कर रहे हैं। डैमबेग माचांग और दूसरे वाले गार्ड के साथ फाइट कर रहा है जिसने वुल्वरीन की तरह के पंजे पहने हुए हैं, जबकि मुशिन उन दोनों तलवारबाजों के साथ फाइट कर रहा है। वो दोनों तलवार वाले मास्टर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मुशिन के ऊपर अटैक करते हैं। वो दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि मुशिन ऊपर की तरफ जंप कर जाता है और ऊपर की तरफ जंप करने के बाद वो उन दोनों की तरफ देखकर कहता है मैं नीचे आ रहा हूँ। मुशिन ऊपर से जबरदस्त स्पीड के साथ नीचे की तरफ जंप करता है और जैसे वो नीचे ग्राउंड पर आकर लैंडिंग करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और एक जबरदस्त फोर्स निकलती है और उस फोर्स के निकलने की वजह से वो दोनों तलवार वाले मास्टर्स पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वो दोनों भी कहते हैं इस बंदे की पावर तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। मुशिन जब ऊपर से नीचे की तरफ जंप करता है तो साथ ही उसकी बॉडी से एक नई तरह का ऑरा निकल रहा होता है, रेड कलर का ऑरा। बाकी के एल्डर्स भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है, इसकी बॉडी से एक नया ऑरा निकल रहा है। इनमें से एक एल्डर कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी इस टेक्निक को यूज करने वाला है। और मुशिन का वो सुरख रंग का ऑरा उसकी ब्लेड के अंदर चला जाता है। हांसुजिन भी ये देखकर बहुत सा हैरान हो जाती है और कहती है ये तो मैग्यू क्लैन की स्वर्ड टेक्निक है। हांसुजिन अभी उसी की तरफ ही देख रही होती है। मुशिन की तलवार के ऊपर जो ऑरा होता है उसका कलर क्रिम्सन रेड हो जाता है। हांसुजिन कहती है नहीं, ये तो हमारी स्वर्ड टेक्निक से भी एक लेवल हायर है, ये तुम्हारी मैग्यू क्लैन की रेड डेविल स्वर्ड आर्ट्स है। शिनचियोन भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के के पास हमारी मैग्यू क्लैन की स्वर्ड आर्ट कैसे हो सकती है। जबकि वो दोनों वॉरियर्स भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे मैग्यू क्लैन की टेक्निक इस लड़के के पास नहीं हो सकती, ये कोई ना कोई फेक टेक्निक होगी। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस पर अटैक करते हैं। वो दोनों ही अपने अपने अटैक्स को कंबाइन करके सेम वक्त पर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि मुशिन भी अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम एलिगेंट फ्लेम होता है उसको यूज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाता है। और मुशिन की वो एलिगेंट फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो दोनों मास्टर जो इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं वो उन फ्लेम से जल जाते हैं और साथ ही मुशिन अपनी तलवार को घुमाते हुए उनके छोटे छोटे पीसेस कर देता है, यानी कि वो दोनों मास्टर्स वहीं पर मर जाते हैं। और देखने वाले भी जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, खास तौर पर शिनचियोन काफी ज्यादा घबरा जाता है। मुशिन चलता हुआ सीधा शिनचियोन के पास जाता है। शिनचियोन उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास हमारी मैग्यू क्लैन की स्वर्ड आर्ट्स कैसे हो सकती है, तुम कौन हो, तुम हमारे स्किल्स को कैसे यूज कर सकते हो। मुशिन उसे कहता है शिनचियोन तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मुझसे फाइट कर सको, मैं तुम्हें बड़ी ही आसानी से हरा दूंगा, और अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर मुझे अभी बता दो, मैं यहाँ पर खड़े खड़े तुम्हें मार सकता हूँ। शिनचियोन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। मुशिन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम एक फाइट करो, एक ऐसी फाइट जिसमें इस बात का फैसला किया जा सके कि मैग्यू क्लैन का अगला लीडर कौन होगा, यहाँ पर इसी जगह पर इन सभी एल्डर्स के सामने मैग्यू क्लैन की प्रिंसेस के साथ। हांसुजिन भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। शिनचियोन ये बात सुनकर काफी हैरान होता है कि ये मुझे प्रिंसेस के साथ फाइट करने का क्यों कह रहा है। मुशिन उसे कहता है तुम दोनों की फाइट्स के रिजल्ट जो भी हूँ मैं इस फाइट में इंटरफियर नहीं करूंगा, तुम उसको मार ही क्यों न डालो, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो उसके बाद हमारी प्रिंसेस मैग्यू क्लैन की नई लीडर बनेगी। शिनचियोन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है हमारे पुराने लीडर मास्टर डैनगॉक की गलती की वजह से हम लोग म्यूरिम कोलिशन से फाइट को हार गए, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और हमें अपनी जगह को छोड़कर 100,000 माउंटेन पर भाग कर आना पड़ा। बहुत सारे ऐसे एल्डर्स हैं जो कि इस बात को नहीं मानते, वो अभी भी मास्टर डैनगॉक के साथ हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे कभी भी दिल से अपना लीडर नहीं माना। इसी वजह से तो मैं प्रिंसेस के साथ शादी करना चाहता था, क्योंकि अगर मैं इसके साथ शादी कर लेता हूँ तो इससे वो सारे के सारे एल्डर्स भी मेरी साइड पर आ जाएंगे और मुझे आसानी से अपना लीडर मान लेंगे। लेकिन मुझे तो यकीन नहीं होता कि मुझे एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया है। ये पागल यहाँ पर इसको बचाने के लिए आया था, लेकिन इसने यहाँ पर मेरे साथ एक फाइट की चुनौती देकर इस लड़की को फंसा दिया है। ये लड़की मेरे हाथों से मारी जाएगी और मैं इसको भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। शिनचियोन काफी खुश हो जाता है और मुशिन से कहता है ठीक है मैं ये करूंगा। मुशिन आगे बढ़ता है और हांसुजिन की पल्स को चेक करता है। हांसुजिन उसे कहती है मेरे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को शिनचियोन ने सप्रेस किया हुआ है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती और मुझे उसकी बात को मानना पड़ा। मुशिन उसे कहता हाँ मुझे ये बात अच्छी तरह से पता। हांसुजिन मुशिन से पूछती है हमारी मैग्यू क्लैन की स्वर्ड टेक्निक ये तुम्हें कैसे आती है। मुशिन उसे आगे से जवाब नहीं देता। वो उसे कहता है मैं अपनी की पावर को तुम्हारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करने वाला हूँ, जिससे कि तुम्हारी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे, तुम अपनी की पावर को इकट्ठा कर पाओगी। और साथ ही मुशिन अपने हाथ को उसके कंधे पे रखते हुए उसकी बॉडी के अंदर अपनी की पावर को इंसर्ट करता है और साथ ही हांसुजिन स्पिरिचुअल सी के अंदर चली जाती है, जहाँ पर के सामने एनर्जी का एक बड़ा सा गोला होता है। वो मुशिन से पूछ रही होती है ओ जियोन क्या ये की पावर तुम्हारी है,
ये तो बहुत ज्यादा है। वो की पावर उसकी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाती है और साथ ही वो अपनी आंखें बंद करती है, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी की पावर आती है। मोशन उसे कहता है चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ और अपनी पावर्स के साथ इन सभी को दिखा दो कि मैग्यू का नया लीडर कौन है। उस सारी की पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद हान सुजिन के वो सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जो कि उसने प्रेशराइज किए थे वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और हान सुजिन की आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन डैमबेग का दिखाया जाता है। डैमबेग बाहर की तरफ होता है जहाँ पर वो उन दोनों मास्टर्स के साथ फाइट कर रहा है, स्पेशली माजोंग के साथ। माजोंग अपनी जंजीर के साथ उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पीछे दीवार के सजाकर गिरता है। डैमबेग कहता है ये बात तो मुझे पहले से पता थी कि मैं इन मास्टर्स का मुकाबला नहीं कर सकता। माजोंग डैमबेग के सामने खड़ा होता है और अपनी जंजीर को घुमाते हुए आगे बढ़ रहा होता है और साथ ही उसे कहता है पता नहीं तुम इस बात को महसूस कर सकते हो या नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले और पैलेस में से बहुत सारा एनर्जी का सर्ज निकला था। मुझे लगता है कि हमारे लीडर शिन चियोन ने तुम्हारे उस दोस्त को मार दिया है। उनकी ये वाली बात सुनने के बाद डैमबेग भी काफी हैरान हो जाता है। वुल्वरीन अपने पंजों के साथ डैमबेग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डैमबेग दीवार के ऊपर से भागता हुआ साइड पर हट जाता है। वुल्वरीन डैमबेग से कहता है क्या तुम्हें इस बात का मतलब पता है, अगर तुम्हारा दोस्त मर चुका है तो इसका मतलब तो ये है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, हम लोग तुम्हारे साथ खेलेंगे, उसके बाद तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें भगा भगा कर मारने वाले हैं। और वो फिर से आगे बढ़ के अपने पंजे के साथ डैमबेग के ऊपर अटैक करता है। डैमबेग नीचे की तरफ झुकते हुए उसकी कमर में एक जबरदस्त पंच मारता है और कहता है ये क्या बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसी वक्त माचोंग अपनी जंजीर को यूज करते हुए उसे अपनी जंजीर में बांध लेता है। उसे कहता है ये एक ऐसी फाइट है जिसमें तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है, इसलिए चुपचाप हमारे सामने अपना माथा रगड़ो और हमसे माफी की भीख मांगो, शायद हम तुम्हें छोड़ दें। अब बताओ हमारे लीडर की नई बीवी, वो भी तुम्हारे लिए हमारे लीडर से तुम्हारी माफी की भीख मांगे और तुम्हारे मरने के बाद 2-4 आंसू भी बहा दे। डैमबेग उसकी बातें सुनने के बाद बहुत सा गुस्सा आ जाता है और कहता है हमारी प्रिंसेस कभी भी तुम्हारे लीडर के साथ शादी नहीं करेगी, और साथ ही जंजीर में बंधे हुए ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने पाँव के साथ माचोंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन माचोंग पीछे की तरफ जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और अपनी जंजीर के साथ ही उसे खींचते हुए फिर से दीवार के साथ पटक देता है। माचोंग वुल्वरीन से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इसको मार डालो, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि इसके साथ वेस्ट कर सके। वुल्वरीन कहता है ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, मैं इसके साथ जरा और ज्यादा खेलना चाहता था, वैसे मैं इसको मारना नहीं चाहता, मुझे लगता है कि इसके बाजू और टांगे काट देते हैं और इसको इस तरह लंगड़ा लूला कर देते हैं ताकि जो बाकी सब के लिए एक मिसाल बन जाए, कोई भी हमारे मैग्यू के लीडर के खिलाफ नहीं जा सकता। वुल्वरीन आगे बढ़ता है और डैमबेग के सामने खड़े होकर उसे कहता है चलो अब जल्दी से बताओ तुम पहले कौन सी चीज कटवाना चाहते हो, पहले अपने बाजू कटवाओगे या फिर अपनी टांगे। उसकी नजर उसकी टांग पर पड़ती है तो वुल्वरीन उसे कहता है कि तुम पहले अपनी टांगे कटवाना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी टांगे बिल्कुल सामने है, तो पहले इनको ही काट देते हैं। वो उसकी टांग के ऊपर पाँव रखते हुए कहता है अपनी टांगों को हिलाने या फिर खींचने की कोशिश मत करना, कि अगर एक बार में तुम्हारी टांग नहीं कटेगी तो तुम्हें इससे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। डैमबेग भी बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है। वुल्वरीन जैसे ही अपने पंजे को यूज करते हुए उसकी टांग को काटने लगता है, उसी वक्त उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच पड़ता है और मोशन के उसी एक पंच के साथ वो दूर जाकर गिरता है। डैमबेग भी मोशन को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। माचोंग उसे वहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पैलेस के अंदर जो इनॉर्मस की निकली थी वो सारी की सारी की पावर इस लड़के की थी। माचोंग ने अपनी जंजीर के साथ डैमबेग को बांधा होता है। मोशन उसकी जंजीर को अपने हाथ में पकड़ता है और मुट्ठी को बंद करते हुए उस जंजीर को तोड़ देता है। ये देखकर माचोंग और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसकी जंजीर मोशन ने अपने हाथ से ही तोड़ दी है। वुल्वरीन भी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। डैमबेग कहता है सर आप तो बिल्कुल ठीक है, मुझे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। मोशन उसे कहता है अब तुम रेस्ट करो, बाकी का सब मैं संभाल लूंगा। डैमबेग कहता है लेकिन सर हमारी प्रिंसेस का क्या हुआ, प्रिंसेस कहाँ पर है, क्या आपने उनको बचा लिया? जबकि मोशन उसकी बात सुनने के बाद आगे से हल्का सा मुस्कुरा देता है और यहीं पर ऊपर का सीन दिखाया जाता है पैलेस का, जहाँ पर शिन चियोन अपने हाथ में तलवार लेकर खड़ा होता है, जबकि प्रिंसेस भी अपने आधे कपड़े फाड़ देती है क्योंकि उसकी वेडिंग ड्रेस थी। वेडिंग ड्रेस में वो ठीक से फाइट नहीं कर सकती। वो अपने 1000 डेथ ब्लेड को अपने हाथ में पकड़कर शिन चियोन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। शिन चियोन उसके फटे हुए कपड़ों की तरफ देखकर कहता है क्या ये इस तरह के कपड़ों में मेरे साथ फाइट करना चाहती है? ये तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। शिन चियोन उसे कहता है डेंसियो योन तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती, जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है तुम तो मेरे सामने खड़ी होने के भी काबिल नहीं हो। तुम ये सब कुछ क्यों करना चाहती हो? चुपचाप मुझसे शादी कर लो और ये मसला हल हो जाएगा। जबकि हान सुजिन भी उसी की तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है इसने बिल्कुल ठीक कहा है, इसकी की पावर और इसका ऑरा मुझसे बहुत ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, इसका एक्सपीरियंस भी मुझसे ज्यादा है, लेकिन मैं इससे हार नहीं मान सकती क्योंकि मोशन को मेरे पर भरोसा है कि मैं इसको हरा सकती हूँ। और साथ ही वो अपनी फाइटिंग के स्टैंस में आ जाती है। हान सुजिन कहती है आज के बाद मैं और ज्यादा नहीं भागूंगी, मैग्यू क्लैन मेरा घर है और मैं यहीं पर रहूंगी। शिन चियोन उसे कहता है तुम्हारे स्टैंस में आने का मतलब तो ये है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो, ठीक है तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। वैसे ये तो बड़े ही अफसोस की बात है, फाइटिंग के दौरान तुम मेरे हाथों से मरने वाली हो। मैं तो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। और शिन चियोन बड़ी स्पीड
स्पीड के साथ अपनी तलवार के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हान सुजिन भी अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन शिनचियोन की पावर काफी ज्यादा है। अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसे पीछे की तरफ धकेल रहा होता है। शिनचियोन उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए अपनी तलवार से एक स्लैश लगाता है, जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वो सामने की तरफ देख रहा होता है, लेकिन हान सुजिन जंप करते हुए उसके पीछे चली जाती है। शिनचियोन उसे कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी स्पेशल तलवार की वजह से है, जो कि मास्टर डैनगॉक ने तुम्हें दी थी। अगर ये ब्लेड तुम्हारे पास नहीं होता तो अब तक तुम मेरे हाथों से मारी जा चुकी होती। हान सुजिन जो कि उसके सामने खड़ी होती है, वो एक लंबा सांस लेती है और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करती है। इस बात से शिनचियोन काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, लगता है ये लड़की इस तरह मेरी बात नहीं मानेगी। वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है, पर हान सुजिन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ सामने की तरफ बढ़ती है और जंप करते हुए शिनचियोन के ऊपर अटैक करती है। शिनचियोन अपनी तलवार को सामने करते हुए उससे अटैक को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही हंसते हुए वो उससे कहता है, प्रिंसेस, लगता है कि तुम्हें मेरे पास आने की बहुत ज्यादा जल्दी है, जो कि तुम मेरे तरफ भागती हुई आ रही हो। तुम्हें मारने की बजाय मेरा तो दिल कर रहा है कि तुम्हें गले से लगा लूं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 55 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।